हाँ भाई, क्या काम दिया था मैंने? रीडिंग। क्या रीड करना था? ठीक है। किस किस सबने रीड किया है? आई होप। कुछ समझ नहीं आया? ठीक है, तो वो जो चीज़ नहीं समझ आई है वो अंडरलाइन की है या याद है क्या पूछना है? आप बुक आई कोई? आ गया ना, तो पढ़ा? समझ आ गया मुझे। थैंक यू। तुम लोगों को पता है वो देखा है तुम लोगों ने? मूवीज में दिखाते हैं ना कि आप लोगों की जो पुलिस वाले हैं वो लाई डिटेक्शन वाला काम करते हैं। एक तो मशीन के थ्रू होता है और एक आंखों के थ्रू भी होता है। आपको पता है आई पैटर्न से पता चल जाता है बंदा झूठ बोल रहा है सच। तो जी जी, तो उनके झूठ में पकड़ लेती हूँ और वो मैं आपको सिखा सकती हूँ अगर तुम लोग अच्छा पढ़ोगे ना। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो फाइन। क्या क्या चीजें आपको समझ आई इसमें? क्या समझ आया बिजनेस मैसेजेस और कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में पढ़ने के बाद? क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स, वेरी गुड। ठीक है, पहली चीज जो हम इसमें देख रहे हैं चैप्टर में वो बताया उन्होंने, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? वेरी गुड। टाइप्स ऑफ लेटर्स, ठीक है। यानी कि अभी तक तो हमने जो कल सीखा था वो एक फॉर्मेट था लेटर का, लेकिन अब मैं आज आपको बताऊंगी कि लेटर्स में कितने टाइप्स होते हैं और हर सिचुएशन या हर चीज के लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर हम लिखते हैं। ठीक है, कहीं पे कंप्लेन होती है, कहीं पे आपको मार्केटिंग करनी होती है, कहीं पे आपको इंक्वायरी करनी होती है, कहीं पे इन्वेस्टिगेट करना होता है, कहीं पे फॉलो अप लेना होता है, या कहीं पे आपको एज अ कवर लेटर कुछ भेजना होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल टाइप्स ऑफ लेटर। ठीक है, एक चीज आपको ये पढ़ के समझ आई, और किसको क्या समझ आया? ठीक है, और क्या समझ आया हमें इसको पढ़ने के बाद? आपने रीडिंग की, टाइम मिला? नानी कैसी है? हाँ, और नानी कैसी है? ठीक है, शुक्र। ओके, हाँ, तुमने पढ़ा, रीडिंग की? क्यों? लिख लिया करो डायरी में जैसे बच्चे लिख के जाते हैं। आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं? पढ़ा? दोनों ने नहीं पढ़ा? या इसने नहीं पढ़ा इसलिए तुमने भी नहीं पढ़ा? तो वही बात हुई ना। आप में से किसने पढ़ा? और अच्छा, पीडीएफ, पीडीएफ तो हाँ शेयर कर लिया अगर आप लोगों के पास अगर है तो आप खुद भी तो भेज सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, सो हाँ, तो भाई बताइए भाई वान्या, हाँ क्या पढ़ा? क्या कुछ जो चीज नहीं समझ आया वो भी पूछ सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली फिर मैं वो एक्सप्लेन करूंगी आपको। मैम कल वाली क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू कर दें प्लीज। कल वाली क्लास में हमने सिर्फ जो चीज फोकस की थी इस चैप्टर की वो था लेटर फॉर्मेट। ठीक है, वो भी अभी हमने पूरा फॉर्मेट कंप्लीट नहीं किया था, हम सैल्यूटेशन तक आए थे। ठीक है, अभी मुझे कि किस तरीके से आप कंटेंट डेवलप करेंगे, किस तरह की पैराग्राफिंग आप चीजों में लिखते हैं और एंड कैसे होगा लेटर में, और किस किस टाइप के लेटर होते हैं, ये सब हम आज देखेंगे। लेकिन कल मैंने आपको ये जरूर बता दिया था कि इनिशियल स्टेप्स लेटर के जो होंगे उनका स्ट्रक्चर क्या होगा और उन्हें हम क्या कहते हैं और उनमें वो क्यों जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल ज्यादा बात की थी और इसके अलावा लास्ट चैप्टर को हमने वाइंड अप किया था। ठीक है, तो अब मुझे बताएं, इन्होंने जैसे पॉइंट आउट किया कि इस पार्ट में यानी कि फर्स्ट 2 पेजेस में क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स बताइए, जो कि ऑब्वियसली ऑब्वियस है क्योंकि चार्ट बना हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जैसे रूटीन एंड टारगेटेड मैसेज, इसका क्या मतलब है, ये भी एक सब हेडिंग थी। तुम्हें तो पता है क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ दूसरे लोग भी पढ़े। आपने कुछ पढ़ा क्या? हाँ, तो रूटीन और टारगेटेड मैसेज का क्या मतलब था, ये कैसी सब हेडिंग है? जो डेली की मैसेज, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो डेली कम्युनिकेशन, ठीक है, या फिर स्केड्यूल्ड।
दोनों जो है वो आपकी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में ही आते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपस में यानी कि ओरल डिस्कशन में है या फिर आप किसी तरह की रिटन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं, वो सब चीजें आपकी डेली कम्युनिकेशन है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, बिकॉज यू नो द रूटीन वर्क, यू नो द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू नो द टास्क, ठीक है, कि आपका डेली का टास्क क्या है। जाहिर है जब आप रिक्रूट हुए, आप इस जगह हायर हुए, तो आपको बता दिया गया कि दीज आर द थिंग्स आपको करनी है, ठीक है। और हो सकता है कि किसी दिन कुछ नया काम होगा, तो ऑब्वियसली आपको पहले से ब्रीफिंग मिल जाएगी, उसकी भी इंस्ट्रक्शंस आपको आ जाती हैं ईमेल में या व्हाट्सएप पे या किसी तरह भी, ठीक है। तो ये तो डेली कम्युनिकेशन। स्केड्यूल्ड कम्युनिकेशन क्या होती है? टारगेटेड, जिसको यहाँ लिखा है इन्होंने, इसमें क्या क्या आ सकता है? टारगेटेड कम्युनिकेशन में क्या क्या, स्केड्यूल्ड या टारगेटेड में क्या क्या आता है? क्या चीज है? सडनली कोई मैसेज आ जाए तो जैसे कि आज जो चीज तभी आपका ये वाला हो उसका पहले लेटर दे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये वो चीजें हैं जो प्री डिसाइडेड है, ठीक है, या फिर प्लान्ड है, और अब आपको इनके ऊपर काम करना है, ठीक है, जिसमें आ जाती हैं मीटिंग्स, ठीक है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस विथ क्लाइंट्स और वेंडर्स, ठीक है। ये सारी चीजें, क्योंकि ये वो काम है जो आप हर रोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जिस दिन आपको कहा गया है, टारगेट दिया गया है, तो आपको वो उस दिन तो ये काम करना ही है, ठीक है। जैसे सेल्स का आप सबको पता है टारगेट बेस्ड जॉब होती है, आपको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना टारगेट अचीव करना है विद इन दिस टाइम पीरियड, और अगर आप उस टाइम पीरियड में काम नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं हाँ आखिरी दिन देखूंगा आखिरी दिन, तो इट्स नॉट अ इजी थिंग टू डू, ठीक है। आपको उसको कंप्लीट करने के लिए उतने ही टाइम पीरियड में काम करना होगा, राइट। सिर्फ बैठ के आप सोचते रहेंगे तो कभी भी आपके क्लाइंट्स चल के आपके पास नहीं आने, बिकॉज उनको तो पता ही नहीं है कि आप भी कुछ ऑफर कर रहे हैं जब तक आप उन्हें अपने बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज इसमें आपने पढ़ी। तो यहां तक बात समझ आई कि हमने डिफरेंशिएशंस या फिर क्लासिफिकेशंस को देखा, फिर हमने इसमें ये टारगेट और रूटीन मैसेजेस इसमें आया, फिर इसमें एक और हेडिंग आई हुई है इंटर कल्चरल एंड इंट्रा ग्रुप मैसेजेस। अस्सलाम वालेकुम, क्या मतलब? जल्दी जाओ। इंटर कल्चरल और इंट्रा ग्रुप मैसेजेस। अच्छा, इंटर और इंट्रा की वजह से पूरा पढ़ के ही समझ नहीं आया, ओके। हाँ हाँ, दो अलग अलग, और इंटर मीन्स इंटरनली, वेरी गुड, सही बात है, ठीक है। इंटर कल्चर का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, हाँ हाँ ले लो, इंटरनल कल्चर, यानी कि जैसे ये आपका इंस्टीट्यूट है, यहाँ एक अंदर जो भी कम्युनिकेशन चलेगी, फॉर इंस्टेंस आपको किसी टीचर को के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको आईकैप से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप क्या करेंगे? आप एडमिन से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको आईकैप का कोई मसला, यानी कि आपके रिजल्ट नहीं आया, या आपको कोई चीज ऐसी जो वहां से आपकी रजिस्टर होनी है, या एग्जामिनेशन का कोई ऐसा एडमिट कार्ड या कोई, उसके लिए आप किसको मैसेज करेंगे? इंस्टीट्यूट को या आईकैप को? आईकैप को, क्योंकि ये एक तरह का आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है, ये आपको सिखा रहा है, कोच कर रहा है, ठीक है। लेकिन आईकैप असल बोर्ड है जहां पर आप जाके एग्जाम देंगे, ठीक है, या जो आपको इवेल्युएट करेगा, तो वो आपकी इंट्रा कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि आप यहां से निकल के बात करेंगे। इसी तरीके से आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, मे बी आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं या आप किसी भी किस्म की सर्विस प्रोवाइडर है, तो आपको, जैसे अगर आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपको जो है कहीं ना कहीं से जो है आपके पास भी तो सर्विस आ रही होगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, आप सबको पता है कि हम जो है जो हमारे मुल्क में जो इंटरनेट है, इट ऑल कम्स फ्रॉम फाइबर ऑप्टिक, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक क्या है? दैट्स जस्ट अ चैनल, लेकिन आपको ये सर्विस प्रोवाइड कौन करता है? जो मेन हब्स होते हैं इसके, ठीक है। तो आपको उनसे एफिलिएट होना पड़ता है, तो उनसे जब आप बातचीत करेंगे तो वो एक तरह के आपके कौन है? वो आपको दे रहे हैं ना, कोई चीज दे रहे हैं, ठीक है, जिनसे आप एक तरह से आप, चलो गुड का वो ले लो, ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। जैसे कि आप फर्नीचर बनाते हैं,
आपकी कंपनी में आप फर्नीचर्स बनाते हैं, तो फर्नीचर जो आप बनाते हैं वो किस चीज का बनता है? वुड। ठीक है, तो वुड के लिए तो आपको रॉ मटेरियल यानी कि लकड़ी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए वो आप नहीं बना सकते, वो नहीं आप बना रहे, ठीक है, या वो आप कहीं से भी गैदर नहीं करें, आपकी कोई जंगलात नहीं है, लेकिन आप अपना वो रॉ मटेरियल कहीं से लेंगे, तो उनसे जब आप कम्युनिकेशन अपनी स्टार्ट करेंगे तो दैट इज इंट्रा। ठीक है, व्हाई? बिकॉज के दैट्स ऑल आउटसाइड, वो बड़े स्केल पे हो रहा है। ठीक है, मैक्रो माइक्रो वाला जो डिफरेंस होता है दैट इज, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने इस चीज की एग्जांपल दी है। एग्जांपल अगर आप गौर से पढ़ें, एन एम्प्लॉय रिक्वेस्टिंग एन एडमिन सपोर्ट फॉर द इवेंट विया ईमेल वुड इंक्लूड स्पेसिफिक डिटेल्स, यानी कि एक एम्प्लॉय ने एडमिन सपोर्ट मांगी है किसी इवेंट के लिए ईमेल के थ्रू, किससे? जिसमें सारी डिटेल्स डाली है इवेंट की। एंड एक्सपेक्टेड प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, और उनसे ये भी कहा गया है कि मुझे उस दिन के लिए इतना प्रोटोकॉल किसको कहते हैं कि अब मुझे इतने लोग चाहिए जो उस इवेंट पे हम मेरे साथ हो, क्योंकि जाहिर है वो बड़ा इवेंट है। Whereas if the same event is being outsources का मतलब है अगर हम किसी और से ऑर्गेनाइज करा रहे होते, and organized in some other region, ये है पेज नंबर 29, and organized in some other region, then the expected action and event outcome would be much detailed and formalized। ठीक है, तो बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है कि इंटरनल कम्युनिकेशन में फॉर्मेलिटीज कम होती हैं। घर में जब आपको आपके अम्मी अब्बू से कोई काम करवाना है या उनसे कोई चीज चाहिए, तो क्या आप बहुत बड़ी दरखास्त लिख रहे होते हैं, एप्लीकेशंस डालते हैं या ईमेल्स डालते हैं? नहीं, यू जस्ट गो, बट यू ऑब्वियसली रिस्पेक्टफुली से द थिंग। ठीक है, आपको बहुत फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं करनी पड़ती, लेकिन वो उसी तरह की कोई चीज आप अपने इंस्टीट्यूट के हेड से चाह रहे हैं कि अप्रूव हो जाए, या अपने बॉस से चाह रहे हैं कि अप्रूव हो जाए, तो फिर आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं? टोटल फॉर्मेलिटीज के साथ, लेटर्स, ईमेल्स, इस तरह से। यानी कि कोई रिक्वेजिशन होती है, जैसे आप घर में आपको स्टेशनरी चाहिए, आपने बोला भाई वो आप वापसी पे ना ये पेंसिल, रबर, स्केल जो भी है लेके आइएगा, ठीक है। बट अगर आपको इंस्टीट्यूट या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए रिक्वेजिशन देनी है अपने स्टेशनरी की, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप फिल करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए और किन कलर्स में चाहिए, सारी स्पेसिफिकेशन आप फॉर्मल तरीके से लिखते हैं, साइन करते हैं, डेट डालते हैं, देन यू सबमिटेड इनटू एचआर और एडमिन, देन वो रिक्वेजिशन अगर अप्रूव हो गई कि हाँ भैया ये तो हमारे खर्चे के अंदर वाली चीजें बताई हैं इन्होंने, तो आपको ला देंगे। अदरवाइज आप कहेंगे नहीं, ये आपको यही मिलेगा, बस ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। ये भी होता है, ठीक है। आप या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपको स्टार्टिंग में ही, जब आपका पहला दिन होता है ज्वाइनिंग का, तो आपको कुछ स्टेशनरी प्रोवाइड करती है और कहती है कि ये आपकी स्टेशनरी है फॉर सेवरल टाइम पीरियड। उससे पहले अगर ये खराब हुई या खत्म हुई, हम जिम्मेदार नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू अगेन। ये बहुत जगह होता है, ठीक है। तो फिर आपको वो चलानी होती है संभाल के। फिर आपने देखा होगा लोग साइन करने के लिए पेन देके फिर कहते हैं वो पेन वापस कर दे। और कभी आप लोगों का किसी का इत्तेफाक हुआ है कि आप लोगों ने बचपन में या कभी ऐसी किसी सेलिब्रिटी से ऑटोग्राफ लिया हो? कभी हो ना, तो प्लीज सड़ा हुआ पेन लेके उनके पास जाइएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दीज सेलिब्रिटीज कीप द पेन। हमेशा इनके पास पेन होता नहीं है, ये आपसे पेन लेंगे, साइन करेंगे, अगर इनको अच्छा लग गया ना वो पेन, उसकी राइटिंग, तो वो ऐसे हो जाएंगे, तो दूसरों में साइन करें, आपको पेन ही नहीं देंगे। तो इट्स बेटर कि आप सड़ा हुआ पेन लेके जाएं ताकि वो साइन कर दे, आपको पेन वापस कर दे। ये ऐसे होता है, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको ये बता रही थी कि ये इंटरकल्चरल और इंट्रा ग्रुप मैसेजेस का डिफरेंस ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक हेडिंग है वेब एंड प्रिंट मैसेजेस, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, ईमेल्स एंड लेटर्स, क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन देखी थी, तो शुरू में एक डिफरेंशिएशन मैंने बताया था कि ईमेल्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मॉडर्न फॉर्म है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, किसकी? लेटर्स की, ठीक है। तो ये वेब और प्रिंट मैसेजेस का ये डिफरेंस है। इसमें एक और हेडिंग आया, हेडिंग नहीं है, शुरू में इन्होंने कुछ बताया कि ये वो चीजें हैं जो आपके फॉर्मल या ऑर्गेनाइजेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस या मैसेजेस में नहीं होनी चाहिए। बाहर हटाओ तो मेरा नजर नहीं आएगा, जल्दी हटाओ, ठीक है। लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी, क्या मतलब? जो मुंह में आया वो नहीं बोलना। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि जो मुंह में आ रहा है या जो दिल चाह रहा है लिख दूं, क्यों? क्योंकि मैं तो कूल हूं, या तो मैं तो ऐसे ही हूं भाई, ऐसे एक्सेप्ट करो मुझे तो सही है। ये एटीट्यूड आपकी ऑर्गेनाइजेशंस बर्दाश्त नहीं करती हैं। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट द बॉस, यू आर द एम्प्लॉय, ठीक है। सो एम्प्लॉय का एक पर्टिकुलर स्टेटस होता है, उस स्टेटस को जब वो क्रॉस करने लगे, वो भी अनएथिकली,
तो प्रॉब्लम होती है। अभी आप लोग अपने बिजनेस के PRC 5 में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें बिजनेस एथिक्स और एथिक्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको फॉर्मल जगहों पे उठना बैठना है, बात करना है और अपने आप को कैरी करना है। ठीक है, कुछ चीजें इस जनरेशन को बहुत बहुत ही ऑड और फजूल लगती हैं, बिकॉज के इस जनरेशन में आपने एक चीज नोट की, आपकी जनरेशन हमारी जनरेशन में क्या डिफरेंस है? आप स्मार्ट हैं मेंटली? अच्छा, किस तरीके से डिपेंडेंट हैं आप? नॉट स्मार्ट, सॉरी टू से दैट, डिपेंडेंसी बता रहे हैं आप। ठीक है, बिकॉज आप टेक्नोलॉजी को स्मार्ट कह रहे हैं और आप फिर कह रहे हैं कि मैं स्मार्ट हूं क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं। अभी तो भाई टेक्नोलॉजी स्मार्ट हुई ना, आप नहीं। और क्या है इसमें, इस जनरेशन हमारी जनरेशन में? मैं क्या तुमको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रही हूँ? तो अब बताओ भाई जल्दी से, और क्या डिफरेंसेस है? हाँ, तो आप देखिए एडवांसमेंट आती है तो जनरेशन में क्या चेंज आ रहा होता है? मतलब किस तरीके का चेंज है? बताओ, कुछ सोचो। कोई चेंज नहीं है। हाँ, उसका एक रीजन ये है कि जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, हमारे जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग काम था। ठीक है, जैसे कि एक बंदा टाइपराइटर पे टाइप कर रहा है, उस पर गलती हुई, फिर वो पेपर चेंज करेगा, ये करेगा। अब आप लोग वो चीजें डिलीट करते हैं, यू ओपन अप द न्यू डॉक्यूमेंट एंड यू स्टार्ट टाइपिंग। ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं। तो ऑब्वियसली एडवांसमेंट आई है साइंटिफिकली, तो आपकी जनरेशन इस तरह से एडवांस हुई है। कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस आ रहा है? ये फिर ये सेट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को नहीं पूछ रही हूँ, अपने आप को टेक्नोलॉजी से डिटैच करें, सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में बताएं कि क्या डिफरेंस फील होता है। अभी रिसेंट एक एग्जांपल देती हूँ। अभी रिसेंटली मेरी एक कॉलीग है, वो एमफिल के लिए गई। ठीक है, यानी कि एमफिल करना है उन्हें, तो वो यूनिवर्सिटी गई और वो उर्दू में एमफिल करने गई। ठीक है, सो जब वो यूनिवर्सिटी गई और उन्होंने एमफिल में एडमिशन लिया, तो ऑब्वियसली वहां के प्रोफेसर से मिली, क्योंकि उनको सुपरवाइजर की भी जरूरत थी अपने सब्जेक्ट के लिए। तो उन्होंने आगे अपना एक्सपीरियंस जब हमसे शेयर किया, तो वो सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी और हम सब जो है वो इरिटेट होना शुरू हो रहे थे। और फिर हमने अंदाजा लगाया कि वो खुद कितनी इरिटेटेड है। किस तरीके से कि इस पूरे एक्सपीरियंस से वो गई, उन्होंने बताया कि जैसे ही वो गई, उन्होंने जाके अपना सिनॉप्सिस दिया। सिनॉप्सिस कहते हैं कि जब आप थीसिस लिखने, यानी कि बड़ा सा कोई एक रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं एमफिल का, तो आपको पहले बताना होता है कि आपका एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, आप किस चीज के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं और आपने क्या सोचा है, कौन से पॉइंट्स आप लाएंगे। डिस्कशन होती है वो एक छोटी सी। तो कह रही मैंने डिस्कशन की, तो कह रहे जो हमारे प्रोफेसर थे वो सुनते रहे खामोशी से, बिल्कुल कुछ नहीं बोले बीच में। और उसके बाद जब ये चुप हुई, तो उन्होंने सिर्फ इस तरह से बोलना शुरू किया कि आप जो कह रही हैं वो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। उसके बाद वो चुप हुए। तो इसका मतलब, अब जैसे आप, अगर मैं इस तरह से आपसे बोलूं तो आपका अगला सवाल होगा तो फिर हम क्या करें? तो क्या, तो ये है इम्पल्सिव एटीट्यूड। वो उनका जो बॉस था, मेरी क्लास में हो, तब तक कहाँ थे? नहीं, अब तक कहाँ थे? नहीं, लाइक 2:30 बजे क्लास थी ना, तो आप कहाँ थे? अच्छा, लेट आए, ओके फाइन, तो आ जाए। बैग है? राइट, ठीक है। तो अच्छा, अब तो उन्होंने जो ये कहा ना कि मैं इत्तेफाक नहीं करता, उन्होंने उसके बाद 2 से 3 सेकंड का पॉज लिया। फिर उन्होंने बोला बात ये है कि, फिर उन्होंने 2 से 3 सेकंड का पॉज लिया। फिर उन्होंने थोड़ी सी बात बताई, फिर उन्होंने 2 से 3 सेकंड का पॉज लिया। अब आप देख रहे हैं इसमें और आज के दौर में क्या डिफरेंस आपको कम्युनिकेशन में नजर आया? पेशेंस, लैक ऑफ पेशेंस। आपकी जनरेशन इम्पल्सिव है। जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बोलूं कि स्केड्यूल्ड, तो शायद मैं भी नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, क्योंकि मुझे डील किससे करना है, किस एज ब्रैकेट से डील करना है। ठीक है, 21st सेंचुरी के लोगों से। तो अगर मैं इनसे डील करने वाली हूँ और एक सब्जेक्ट भी वो पढ़ा रही हूँ जो कि वर्किंग सब्जेक्ट है, लाइक ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है, तो मैं आपको इस तरह ऐसे नहीं पढ़ा सकती। आप उठ के चले जाएंगे, कल से आएंगे नहीं, या फिर आप सो रहे होंगे। ठीक है, तो दैट इज नॉट माई पॉइंट एंड दैट इज नॉट माई पर्पस टू टीच। अब ये चीजें, ये एक मेजर डिफरेंस आता है।
ठीक है, लेकिन हमें इन चीजों को क्यों नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी कम्युनिकेशन शुरू करते हैं तो वहां हमें सीनियर जूनियर सब मिल रहे होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं होता जहां लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वहां सब एक ही मकसद से आते हैं। या दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन इज, तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, ये पैसे, राइट? सबसे पहले जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा वो पहला जुमला ये बोलेगा पैसे, राइट? तो ऑब्वियसली एवरीबॉडीज बिगेस्ट मोटिवेशन इन दिस टाइम, लाइक कैपिटलिस्ट टाइम, पैसा, राइट? उसके बाद आपके कई और ड्रीम्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बी a famous auditor, or you want to be something, या बिजनेस, और कुछ भी आप करना चाह रहे होंगे, लेकिन पहला आपका मकसद ये। अब आप कहीं जॉब करने जाएं, आप देखिए आज आप 70 से 80, बल्कि मैं तो कहती हूँ 90% लोगों से जब आप बात करेंगे जो जॉब ओरिएंटेड है, और आप उनसे बोलें कि वो अपनी जॉब से क्यों खुश नहीं है, तो उनका पहला रीजन जो आता है वो ये होता है कि वी आर नॉट बीइंग पेड अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड वी आर हैविंग। यानी कि वर्कलोड इतना है, पैसे उतने नहीं है। हर किसी का पहला जो एक प्रॉब्लम है वो यही आ रहा है, उसके बाद 10 तरह के इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो कनेक्टेड इश्यूज होते हैं। तो यहां पर भी जो है हम बात ये कर रहे हैं कि मोटिवेशन जो होती है वो आ रही है किसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने कहा है लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी आपको इसलिए नहीं रखनी है क्योंकि लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी रखने से अनएथिकल एटीट्यूड आता है सामने, और अनएथिकल एटीट्यूड किसी भी टाइम आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी चीज है इम्पर्सनैलिटी। ये क्या मतलब है? पर्सनल क्या होता है? पर्सनल जाति, इम्पर्सनल अपनी जात से निकल के सोचो, कभी सोचते ही नहीं हो तुम लोग, इसीलिए तुम लोग को बोलना नहीं आ रहा, राइट? सेल्फिश, राइट? जोक्स, ठीक है। इम्पर्सनैलिटी का मतलब यह है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हर छोटी बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए। आई एम टॉकिंग टू यू पीपल एज वेल। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन, बॉस ने डांट दिया, पूरा दिन ऑफ, अब कोई काम जो है आपका क्रिएटिवली प्रोडक्टिवली नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्योंकि आपने तो उस चीज को एज अ प्योर सेंटिमेंट ले लिया। भाई उसने उस काम के लिए आपको उस वक्त बोला है, ठीक है? सो दैट मोमेंट हैज गॉन, नाउ जस्ट सी कि वो गलती क्या थी, वो दोबारा मुझसे ना हो, ना कि आप पूरे दिन में और गलतियां करते रहे इसी गम में कि भाई ये तो मेरा तो दिन बुरा हो गया, आज तो बॉस ने इतनी झाड़ दी, ठीक है? आज आप लेट हैं, आपको आपसे सवाल किया गया, आपको बहुत बुरा लग गया और आपने एक्सक्यूज भी दिया तो बॉस ने नहीं सुना। कभी आप एक सेकंड को उस तरफ टेबल के उस साइड से इस साइड पर आके ये सोचे कि अगर उसने डांटा है आपको तो वो किस प्रेशर में होगा। ऑब्वियसली ही नीड्स हिज टीम ऑन टाइम ताकि उसका टास्क पूरा और उसका नाम खराब ना हो, तो वो आपको टीम लीडर लेके एज अ टीम लीड लेके चल रहा है। टीम लीडर की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितनी शायद टीम मेंबर्स की भी नहीं होती, क्योंकि आप तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे होते हैं, वो आपसे काम करा भी रहा होता है और आगे वालों को भी जवाब दे रहा होता है। तो या लाइक ही इज इन द मिडिल और ही इज इन द मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है? तो होता है, इस हम सब इंसान है, तो हो सकता है कि उसने कहीं उसको प्रेशर इसीलिए कि उसकी डेडलाइन आ गई है, उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ रहा है किसी वजह से, या मे भी किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है और वो उसको कवर करना है, तो आप उस पर आप भी लेट आ रहे हैं और आपका एकदम ही इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है, तो वो आपको कह सकता है। तो अगर वो ऐसा कह रहा है, सो ट्राई टू लिसन एंड अंडरस्टैंड, ठीक है? इम्पर्सनली ले, कोई चीज को पर्सनली ले। इसी तरह से जब आप रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, आप पर्सनल चीजों को अपनी उस बात में नहीं लाएंगे, ठीक है? सो अगर आपको कोई इंसान नहीं भी पसंद है लेकिन आपको पता है कि उसके साथ बिजनेस करने से आपको फायदा होगा, डू द बिजनेस, ठीक है? पसंद नापसंद आपकी अपनी एक अलग प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है? वो दैट इज ऑन द पर्सनल लेवल, लेकिन ऑन द बिजनेस लेवल यू नीड टू सी वन थिंग ओनली, क्या? प्रॉफिट लॉस, ठीक है? आप लोगों ने अभी बिजनेस में पढ़ा है, बिजनेस होता है प्रॉफिट और लॉस के ऊपर है, ठीक है? तो प्रॉफिट लॉस आपको देख के इस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है। तीसरी चीज लिखी है फॉर्मेलिटी, वो हम सबको समझ आ गई है कि हर चीज फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड होती है। ब्रीविटी, शॉर्ट, क्यों? क्योंकि टाइम इज मनी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम की वजह से आप ये काम कर रहे होते हैं। ये था इस पूरे 2 पेजेस का काम। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने उसी स्ट्रक्चर पे जो हम कल कर रहे थे। आपने सैल्यूटेशंस तक सब चीजें समझ ली थी, ठीक है? तो सैल्यूटेशन मैंने आपको क्या बता दिया था लास्ट, कि आप डियर करके उस बंदे का नाम लिख सकते हैं, और अगर आपको किसी का नाम नहीं पता होता तो आप डायरेक्ट सर ऑब्लिक मैडम लिखते हैं। बट इफ यू नो दैट उस जगह पर एक आदमी ही है तो आप सिर्फ सर लिखें, और अगर उस जगह पे कोई लेडी ही है तो आप उनको सिर्फ मैडम ही लिखेंगे, राइट? डिपेंडिंग। गर्मी हो रही है?
सैनिटेशन के अंदर वो इंजीनियर या डॉक्टर, सैनिटेशन के अंदर वो तो टाइटल है, वो टाइटल। सैनिटेशन के अंदर अगर आप एड्रेस पर पड़ा हुआ है। डियर, अगर आपको नाम ही नहीं पता है तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। अगर नाम पता है और उनके टाइटल में वो चीज आनी जरूरी है क्योंकि वो पहले से मेंशन्ड है, तो यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर अली, ठीक है, इस तरह से करके आ जाएगा। समझ आ रही है? तो ये सैल्यूटेशन था। सैल्यूटेशन के बाद का जो स्टेप था दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो होता है, मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि इंट्रोडक्शन आपका लेटर का बहुत ही डायरेक्ट होता है। ठीक है, इंट्रो आपका क्यों डायरेक्ट होता है? क्योंकि ये कोई इनफॉर्मल लेटर नहीं है, यानी कि कोई ऐसा लेटर नहीं है जो आप किसी दोस्त या अपने अजीज और कारिब को लिख रहे हो, या ऐसा लेटर है जो आप ऑफिशियल लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर इंस्टेंस ये कंप्लेन है तो आप अपना लेटर डायरेक्ट कंप्लेन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आई हैव अ कंप्लेन अबाउट दिस थिंग। ठीक है, आई वुड लाइक टू मेंशन, ठीक है, आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट माय रिज्यूमे व्हिच आई हैव सबमिटेड अर्लियर दिस वीक। I haven't received any response from your organization, so I want to follow up about that. ठीक है, kindly respond to me so that I can look forward to other better opportunities and decide. ठीक है, इस तरीके का ये मैं फॉलो अप बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल दिया मैंने। इस तरह के बहुत सारे लेटर्स होते हैं, तो आप इंट्रोडक्शन में ही अपना पॉइंट शुरू कर देंगे। अगर उसमें डिटेल्स की जरूरत होगी तब आपका एक बॉडी पैराग्राफ बनेगा। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ सिर्फ किस चीज के लिए बन रहा है? एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए। ठीक है, वरना जरूरत नहीं होती है। अगर लेटर बहुत छोटा है तो एक पैराग्राफ में भी आ जाता है, इसमें जरूरत नहीं है कि आप पूरा बॉडी पैराग्राफ और इस तरह की चीजें करें। ठीक है, अच्छा, जब आपने ये दो काम कर लिए तो फिर आपका आ जाता है, हाँ, लेटर में लाइन पढ़िए, जगह पैराग्राफ बना रहे हो अगर बना नहीं मतलब क्या लाइन लीव कहाँ? पैराग्राफ्स के बाद, हाँ हाँ, जैसे आपने एक पैराग्राफ लिखा, लीव अ लाइन, फिर दूसरा पैराग्राफ, लेकिन हर चीज मार्जिन के साथ होगी। कोई वो लंबा वॉकिंग गैप कोई नहीं छोड़ेगा कि वॉक करने के लिए आपने एक गैप छोड़ा या 2 फिंगर स्पेस देके, ऐसा कुछ नहीं करिएगा। मार्जिन के साथ ही आप अपनी राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पार्ट आता है, अब आपने ये एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ लिखा, लाइन छोड़ी, फिर आपका आ जाता है क्लोज। क्लोजिंग रिमार्क्स आपके यूजुअली 1 या 2 लाइन के होते हैं। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, ओके, एक्सपेक्टिंग कंस्ट्रक्टिव रिमार्क फ्रॉम योर साइड। इस तरह के जो एक स्टेटमेंट्स होते हैं ये आपके क्लोजिंग रिमार्क्स में आते हैं। ठीक है, वुड बी डिलाइटेड टू सी यू इन द मीटिंग, इस तरीके की जो आपका मैसेज था उसी से मैच करती हुई आप एक क्लोजिंग लाइन लिखते हैं। ठीक है, ये क्लोजिंग लाइन की एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बोली है। आप चाहें तो आप इनको नोट भी कर लें, या फिर मैं आपको बाद में जो भी लेटर्स होंगे उनमें बताती भी जाऊंगी, आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1 लाइन या 1.5 लाइन, बस ये क्लोजिंग लाइन है आपकी। ये आपने कर लिया। क्या हुआ, क्या बताऊं? क्लोजिंग लाइंस वो भी याद करोगे? नहीं, खुद लिखो। हर चीज याद करने की आदत वैसे आप लोग ना डालें अपने आप को प्लीज। ठीक है, सो थैंकिंग, ठीक है, ये एक लाइन हो सकती है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं, हाँ हाँ, आप इस लिख सकते हैं कि योर रिस्पॉन्स is duly, sorry, ठीक है, आऊं
पीछे रख भेज रहा हूँ। क्या कहते हैं, हैव अ नाइस डे, ये सारे वो हैं जो इनफॉर्मल भी हैं, प्लस ये कि ये ओरल लैंग्वेज में यूज होते हैं, तो ये रिटन में कभी भी नहीं यूज हो सकते। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है? राइट, ठीक है, तो एक तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अच्छा, और क्या चीज है जो इसमें हमें रह गई है क्लोजिंग के बाद? ठीक है, क्लोजिंग के बाद आता है सिग्नेचर। अच्छा, क्लोजिंग का एक और तरीका भी उन्होंने बताया है, ठीक है, सिग्नेचर से पहले वाला। इसी लाइन के बाद ऑब्वियसली आप अपना लेटर क्लोज करते हैं, जिसमें आप क्लोजिंग ग्रीटिंग देते हैं। ठीक है, इन्होंने एक रूल है फॉर्मल लेटर्स का जो पहले से चल रहा है, यानी कि वो अभी भी ऑब्वियसली फॉलो होता है, लेकिन अब उसको इतनी ज्यादा हम इसलिए क्या कहना चाहिए इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि हर चीज बहुत ज्यादा कंसाइज हो गई है, बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, और ईमेल और व्हाट्सएप पे आ गई है। तो हम कुछ चीजों को थोड़ा सा ट्वीक कर देते हैं, यानी कि थोड़े से चेंजेस कर देते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन ले आते हैं। जैसे कि एक रूल है, जो लेटर्स शुरू होते हैं डियर, सर या मैडम से, इसका मतलब क्या है कि क्या आप उस बंदे से या जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उनसे आपकी बहुत अच्छी कोई जान पहचान या कनेक्शन है? नहीं है, क्योंकि आपको नाम भी नहीं पता है, राइट? या आप जो हैं उनके नाम से वाकिफ नहीं है, या आप उनसे उनकी पर्सनालिटी, या आप उन्हें इतनी अच्छी तरह नहीं जानते। जिसमें एग्जाम्पल आ जाती है कि जब आप पहली बार किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए एक एप्लीकेशन दें, ठीक है, किसी अखबार में किसी चीज की कंप्लेन के लिए लेटर लिखें, ठीक है, या फिर किसी क्लाइंट को पहली दफा अप्रोच करें अपने साथ काम करने के लिए या अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए, तो क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों से अभी अच्छी तरीके से फेमिलियर नहीं है। जब इस तरह का स्टार्ट हो कि आपको पता हो कि आप जिसको लेटर लिख रहे हैं आप उससे फेमिलियर नहीं है, तो आपका एंड होता है योर्स फेथफुली। ठीक है, जिसका मतलब है
कि आप इस तरीके से आप एंड अपना करेंगे और उसके बाद योर्स फेथफुली के बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे आप अपना करें साइन, ठीक है। साइन या सिग्नेचर जो आपका होता है वो इनिशियल्स होते हैं यूजुअली, या फिर अगर आपने अपना साइन क्रिएट किया है कोई, जैसे कि यूजुअली आपको करना ही होता है क्योंकि नाजरा की भी रिक्वायरमेंट है, और सिग्नेचर के बाद आपका नेम आता है, ठीक है। अब आपका नेम जो है वो यूजुअली आपकी सारी चीजों के साथ आएगा, नेम के साथ आपका डेजिग्नेशन जरूर आएगा क्योंकि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन लेटर है, ठीक है। तो आपको अपने नेम के साथ लिखना होगा कि मैनेजर सेल्स या मैनेजर फाइनेंस या एग्जीक्यूटिव फाइनेंस या जो भी आपका डेजिग्नेशन है, ठीक है। तो ये आप डेजिग्नेशन जो है डेजिग्नेशन नेम के साथ लिखेंगे, यहाँ आप अपना सिग्नेचर करेंगे, योर्स फेथफुली लिखेंगे इफ द पर्सन इज अननोन। बट व्हाट इफ अ पर्सन इज नोन, आप डियर मिस्टर अहमद को लिख रहे हैं और ये आपकी पहला ईमेल या पहला लेटर नहीं है, इट्स अ कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि आप उन्हें जान गए, ठीक है। तो अगर आप उन्हें जान गए तो फिर आप फेथफुली नहीं लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं, ठीक है, योर सिंसियरली। अब लेकिन ये दोनों चीजें जो होती हैं अब क्या हो गई हैं, ये और मजीद कंसाइज कर दी गई हैं। जैसे ईमेल्स में अब आप डायरेक्टली किसी को भी, चाहे आप उसे जानते हो या नहीं जानते हो, आप एक और ऑप्शन भी, सेफर ऑप्शन लिख सकते हैं। जैसे मैंने लड़कियों के लिए कहा था MS इज द सेफेस्ट ऑप्शन, नेवर कॉल देम MRS और MISS। इसी तरीके से आप इस तरह के एंडिंग रिमार्क्स में सेफर ऑप्शन डालते हैं, रिगार्ड्स, ठीक है। इसमें आप आगे जो चाहे लगा दें, कुछ लोग इसको और प्लेजेंट बनाने के लिए काइंड रिगार्ड्स लिखते हैं, कुछ लोग इसको प्लेजेंट बनाने के लिए वार्म रिगार्ड्स लिखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। लेकिन आप रिगार्ड्स लिख के और उसके बाद अपना यही वाला काम कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये एक इजी ऑप्शन होता है और सेफ ऑप्शन होता है। अगर आप ICAP के लेटर्स को भी एंड करते हुए सिर्फ रिगार्ड्स डाल देंगे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा के सिंसियरली या फेथफुली, बेस्ट इज रिगार्ड्स, रिगार्ड्स लिखें, लेटर खत्म, ठीक है। यहाँ कोई क्वेश्चन? ये आपका हो गया क्या, लेटर का फॉर्मेट कंप्लीट। अच्छा, अब आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके साथ आप अटैचमेंट्स भी भेजते हैं, यानी कि फॉर इंस्टेंस आपने अपनी जॉब एप्लीकेशन या जॉब के लिए किसी को रेज्यूमे देना है, तो आप छोटा सा एक ईमेल लिखते हैं और उसमें आप अपना रेज्यूमे अटैच करेंगे, जो आपने बायोडेटा या CV बनाई होती है, ठीक है। तो वो CV जब आप अटैच करते हैं तो आप बगैर बताए ऐसे अटैचमेंट भेज देंगे? नहीं, आप उस चीज को अपने लेटर में इन सब चीजों के बाद नीचे इस तरीके से मेंशन करेंगे, ठीक है। कैसे मेंशन करेंगे? PS का मतलब होता है प्लीज सी, ठीक है। कोशिश करिए, ये सारे इस तरह की चीजें होती है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग आपसे नहीं चाहते कि आप इतने लेटर शेटर में कुछ लिखें, आपसे जॉब की CV आप भेजते हैं सिर्फ उन्हें, तो आप ईमेल अपना शुरू करेंगे, उनका ईमेल ID, ठीक है, अपना ईमेल ID, सब्जेक्ट, और जैसे ही लेटर लिखने का जो पार्ट है उसमें आप सिर्फ ये लिख देंगे सिंपल। क्या है ये क्या होता है? देखो सबको पता चल गया, ठीक है। इसको नहीं पता, ये किसी को नहीं पता होगा, है प्लीज फाइंड अटैचमेंट, गॉट इट, ठीक है। इसी तरीके से कुछ जगह, जैसे अब आप ने शुरू किया है किसका, आपने कोई ट्रैवल एजेंसी खोली, ठीक है, लेट्स से आपने कोई ट्रैवल एजेंसी खोली। जब आप ट्रैवल एजेंसी खोलते हैं तो आप अपने ब्रोशर्स बनाते हैं, ठीक है, और ब्रोशर बड़ा खूबसूरत सा एक ऐड होता है जिसमें आप जिन जिन जगहों पे लेके आप भेज रहे हैं लोगों को, उन जगहों की पिक्चर्स, फीचर्स, आप अपने पूरे पैकेजेस, डील्स, सारी चीजें लिख के एक आपने ब्रोशर बनाया होता है, एक ऐड होता है वो। जब आप वो पब्लिकली या मैस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं लोगों को, मैस कम्युनिकेट का मतलब होता है कि ज्यादा, जैसे ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है ना, देखा है कभी व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन आता है ब्रॉडकास्ट, यानी कि कोई एक ऐसा मैसेज जो आप चाह रहे हैं कि आपके सारे कॉन्टेक्ट्स को चला जाए, तो आप ब्रॉडकास्ट मैसेज करते हैं, ठीक है। तो आप ब्रॉडकास्ट मैसेज करके जब उसको सेंड करेंगे तो आपके जितने फोन में कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको वो मैसेज जाएगा। यूजुअली ये लोग कब करते हैं, जब वो अपना नंबर चेंज कर रहे होते हैं, जो है वो अपना नंबर चेंज करता है, एड्रेस चेंज करता है, या कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से, हाँ
हाँ, ईद मुबारक भी ब्रॉडकास्ट करते हैं लोग, हाँ, ताकि जान छूट जाए एक ही दफा सोते हुए किया ईद मुबारक ब्रॉडकास्ट खत्म। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो PFA जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि प्लीज फाइंड अटैचमेंट, जब ये इस तरह की कोई चीज लिखी है तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे अटैचमेंट अटैच हुई है, इस तो आपको वो अटैचमेंट्स खोल के देखनी है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ तो इस तरह जब इनका ये ऐड इन्होंने बनाया, अब ये ब्रोशर ऐसे ही भेज देंगे तो हो सकता है लोग कहेंगे ये क्या इतना बड़ा सा कुछ ऐड खुल रहा है, लोग डायरेक्ट डिलीट कर देंगे, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, आप पता नहीं आप लोग तो यूज ही नहीं करते, याहू, जीमेल, जितने भी इस तरह के ईमेल के प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आप अक्सर जो है जंक मेल्स भी आ रही होती हैं और वो एड्स होते हैं, तो लोग खोलते ही वो एड्स डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर आप अपने जानने वालों को वो भेजना चाह रहे हैं और वो आप चाह रहे हैं कि लोग आपका ब्रोशर देखें और आपकी एडवर्टाइजमेंट देखें, तो आप अपने ईमेल में क्या लिखेंगे, रिगार्ड्स और ये, ठीक है। अब FYI क्या है, वेरी गुड, तो फॉर योर इंफॉर्मेशन करके और आप रिगार्ड्स लिखेंगे तो उसके साथ भी लोग देखेंगे कि नीचे एक ऐड का अटैचमेंट आया है, तो उनको ज्यादा इफेक्टिव लगेगा वो। नहीं, से क्या ब्लॉग देख रहे हैं हम, सेमी ब्लॉग फॉर्मेट्स जो होते हैं उसमें ये चीजें राइट पे आती हैं। ठीक है, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में सेमी ब्लॉक फॉर्मेट थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया है। ऑब्सोलीट मींस अब वो यूज नहीं होता, अब ब्लॉक फॉर्मेट ज्यादा यूज होता है, यानी कि जो चीज लेफ्ट से स्टार्ट हुई लेफ्ट पे खत्म हो गई। ठीक है, तो आपका भी जितना भी लेटर का काम होगा या जब भी आप पेपर में लेटर लिखेंगे वो ब्लॉक फॉर्मेटिंग में ही लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में भेज रहे हैं और आपको नहीं पता कि रेलिवेंटली आपको ये चीज किसको जानी चाहिए, तो एक रेलिवेंट डिपार्टमेंट होता है जो चीजों को कलेक्ट करता है। वो सबसे रेलिवेंट डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, जहां सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाती है और फिर वो डिसेमिनेट होती है, एडमिन ऑफिस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी गुड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है या फिर HR, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का काम ही यही है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नीड्स और उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो डेसिमिनेट करे और उनको केटर करे। आपके प्रॉब्लम्स, आपको कोई मसला होगा आप HR में लेटर लिखेंगे, आपको यहाँ कोई तकलीफ शुरू होगी आप HR बेसिकली एडमिन वाला ही काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही HR का काम है, राइट। तो आप ये करेंगे। अच्छा, अब आपको तो नहीं पता HR में रेलेवेंटली किसको जाना चाहिए, तो आपको नहीं पता था ये HR में भेजना चाहिए था मुझे, या ये फाइनेंस वालों से पूछना चाहिए, या क्या करना चाहिए, या किस रेलेवेंट आदमी को मुझे HR में भेजना चाहिए, तो आप सेफ साइड के लिए टू होम इट में कंसर्न लिखेंगे। पेपर में यूजुअली जो आपके पास क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी तरह के होंगे कि उसमें आपको बताया जाएगा कि ये लेटर आप किसको लिख रहे हैं। तो आपको ये वाला मसला जो है इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन के लिए इज अ गुड थिंग, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका लेटर में ये मेंशन होगा कि लेटर किसको लिखना है और आप कौन है और आप क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज से आप थोड़ा सा हो जाए टेंशन। ठीक है, अब आपको यहाँ लेटर फॉर्मेटिंग में कोई इशू अभी तक आया, कल से लेके अब तक जो हमने फॉर्मेट पूरा पढ़ा है उसमें किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है तो मुझसे अभी क्वेश्चन करें। पूरा लेक्चर है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तुम्हें? हाँ, अगर रेफरेंस नंबर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, रेफरेंस नंबर मैंने आपको सिखाए हैं कि रेफरेंस नंबर डलते हैं ऑफिशियल लेटर्स में, लेकिन अभी आपके पास कोई रेफरेंस नंबर है नहीं। सब्जेक्ट हेडिंग ये सिर्फ एक फ्रेज है, जैसे कि आप अगर फर्स्ट करें आप ICAP से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या मेरी एग्जेम्पशन हो सकती है PRT1 में, तो आपके सब्जेक्ट क्या होगा? एग्जेम्पशन क्वेरी, वेरी गुड। और कोई इसको कोई और तरीके से कोई इसका सब्जेक्ट बनाना चाहे, आस्किंग अबाउट एग्जेम्पशन। ठीक है, समझ आ रहा है? सिंपल, आपको इसमें तो बहुत ज्यादा लफाजी नहीं करनी है, एक फ्रेज बनाना है और वो डाल देना है एज अ हेडिंग, ताकि जब ICAP को वो लेटर लिखेंगे तो उनको पता चल जाए भाई ये इस रीजन का लेटर है, ये इस रीजन, क्योंकि ये वो क्या कर रहे होते हैं, ये वो चीजों को वो थीम है,
मेन थीम है आपके लेटर का, ठीक है। और कोई सवाल? हाँ, तो सर मैंने क्या लिखा था? माइक नहीं बनेगी, माइक टूट गया। अब सही है? आवाज आ रही है? वो बताएगा तो मैं बोलूंगी ना। एक वैसे एक बैटरी है, एक एक पॉइंट है। अच्छा खैर ठीक है। आपको अच्छा, मुझे क्या कह रहे थे आप? पूरा शुरू से लिखो। कल जो मैंने लिखवाया था वो कहाँ है? शॉर्टेस्ट कंटेंट, इसमें कोई पैराग्राफिंग वगैरह थी? ये तो मैंने आपको बताया कि अब ये भी हो रहा है, इतनी एडवांसमेंट है, इतना टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट आ गया है, टाइम मैनेजमेंट इतनी ज्यादा एम्फसाइज की जा रही है ऑर्गेनाइजेशंस में और बिजनेस वर्ल्ड में कि अब कोई कंटेंट नहीं बनता, डायरेक्ट जो भी आपकी अटैचमेंट्स होती हैं, जो आप पहले से फाइल बना चुके होते हैं, उनके साथ आप सिर्फ ये 3-4 चीजें लिख के और वो अपनी फाइल अटैच कर देते हैं। तो आपको लेटर कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये कह रही हूँ, ऑब्वियसली यहाँ तो आप एकेडमिक लेवल पे लेटर राइटिंग सीख रहे हैं, तो आप PFA या ये FYI और ये टू होल्ड में कंसर्न करके अपनी जान नहीं छुड़ा सकेंगे, और ना आपके गए 15 नंबर, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर आप ये काम नहीं करेंगे, बस इस पे ही रहूंगी। अच्छा तो मैं इधर नहीं लिखूंगी, इधर लिखूंगी, राइट। ये बता दूं? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली आपको कल जो मैंने चीज बताई थी वो क्या है। कुछ भी नहीं है, वो बेसिकली मैंने एक स्ट्रक्चर बना के आपको यही चीजें बता दी थी। बेसिकली वो स्ट्रक्चर ये था कि ये आपका जैसे एक पेज है, ठीक है। इस पेज में आपका सबसे पहले क्या था? ठीक है, फर्स्ट आपका जो ये ऊपर का पीस होता है, इसमें आपका कंपनी लोगो, जो हेडर कहलाता है लोगो, और आपका कोई भी कैप्शन या नेम आता है, ठीक है। यूजुअली ये आप वहां नहीं करेंगे एग्जाम में, ये तो आपको मैं बता रही हूँ कि ऑफिशियली इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा सेंडर्स एड्रेस, विच मीन्स आपका एड्रेस, ठीक है। और ये सिर्फ 3 लाइन में आएगा, ठीक है, डेट नहीं आएगी पहले, ठीक है। 3 लाइन में आएगा। बॉक्स टाइप इसलिए मैंने बोला है कि पूरे पेज पे 3 लाइनों में अपना एड्रेस मत लिखने बैठ जाइएगा, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू राइट लाइक दिस, एक लाइन छोड़ के फिर आपने लिखा है रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। अब आएगी यहाँ पर डेट। अच्छा, डेट एक ऐसा एलिमेंट है जो आप राइट पे डाल सकते हैं टू हाईलाइट, ठीक है। जैसे रेफरेंस नंबर आपका राइट में आपने डाला था, तो आप डेट को भी हाईलाइट कर सकते हैं राइट साइड पे। और डेट का फॉर्मेट आप सबको अब समझ आ गया है, डेट का फॉर्मेट है 4 अगस्त 2022, इस तरीके से आपने डेट लिखी है। फिर आप डेट के फौरन बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, जिसमें SUB के बाद आप सब्जेक्ट बीच में डालते हैं। सब्जेक्ट आपका एक फ्रेज होता है या एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है जो आप यहाँ लिख देते हैं। सब्जेक्ट के फौरन बाद आप डियर, जो भी आप है, नाम, लेफ्ट पे बताई थी मैंने, कहा है लेफ्ट। अगर आप डेट हाईलाइट करना चाह रहे हैं बिकॉज इट्स अ डेट वाइज थिंग, तो आप रेफरेंस नंबर वाली जगह पर डेट लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली डेट भी आपकी इसी पे आ जाती है, ठीक है। अभी तो आप पेपर पे लिखेंगे, जो आप यहाँ जितनी प्रैक्टिस लेटर्स लिखेंगे वो सारे पेपर पे होंगे, तो आप उसमें डेट इधर ही लिख रहे होंगे, नहीं सॉरी इधर भी लिख सकते हैं। लेकिन जाहिर है जब आप टाइप करते हैं यू पीपल गेट मच मोर स्पेस, क्योंकि टाइपिंग में आप सिर्फ एंटर करते हैं और लाइन चेंज हो जाती है, ठीक है। आपको अपनी डेलिबरेटली लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहां आप अपनी डेट लेफ्ट से ही लिखेंगे, ठीक है। अब आपने सब्जेक्ट के बाद डियर के बाद सैल्यूटेशन लिखा, इसमें आप डियर मिस्टर व्हाटएवर नेम इज इट ये आप लिखेंगे, वो आपको लेटर के क्वेश्चन में मिल जाएगा। अगर फर्ज करें ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको सिर्फ एक बताया गया कि ये लेटर आपको किसी एम्प्लॉय के बारे में लिखना है और वो ऐसा ऐसा सिचुएशन है और इस सिचुएशन पे आपको लेटर बनाना है, ठीक है, वो तो आप टाइप ऑफ लेटर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे तो इसका मतलब है क्वेश्चन में नाम ही नहीं दिया, वेरी गुड, तो आप सर या मैडम करके लिखेंगे। लेकिन अगर आप किसी के बारे में लिख रहे हैं उसका भी नाम नहीं दिया, वो तो सर मैडम नहीं है ना यहाँ पे, उसका नाम आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने दिमागों का भी इस्तेमाल करिएगा वरना जंग लग जाएगा उसमें, राइट। तो एक नाम तो आप सजेस्ट कर ही लेंगे ना, तो जो भी आपका फेवरेट नाम हो वो आप यहाँ पे उस आदमी के लिए या उस शख्स के लिए डालेगा जो एम्प्लॉय है, ठीक है, और आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है।
तो आपका डियर के फौरन बाद मेन कंटेंट है, जो भी क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको बात करनी है वो आप मेन कंटेंट बात, यहाँ पे आप हाय हेलो हाउ आर यू, हाउ इज योर किड्स एंड हाउ इज फैमिली एंड आई एम डूइंग वेल इन माय स्टडीज, ये जो हम इनफॉर्मल लेटर्स में लिखते थे ऐसा कुछ मत करिएगा, ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे। अगर किसी ने ये सोचा कि इससे मेरे वर्ड काउंट बढ़ रहा है तो ये ना करें, क्योंकि फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में वर्ड काउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। कंटेंट पॉइंट आपका जो है वो बिल्कुल मेन पैराग्राफ से आ जाना चाहिए। अगर वो एक ही पैराग्राफ में बात आपकी कंप्लीट हो रही है और ज्यादा उसको फैलाने की जरूरत नहीं है, सो ये और इसके फौरन बाद क्लोजिंग, ठीक है, वरना आप एक बॉडी पैराग्राफ देंगे 5-6 लाइन, और भी लाइंस डाल सकते हैं आप, 12 लाइंस भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम 12 एक पैराग्राफ में लाइंस होती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी। 8 मिनिमम, मैक्सिमम 12, ये पैराग्राफिंग है स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में, चाहे ऐसे हो, लेटर हो, कोई भी चीज हो, ठीक है। 8 से कम ना हो और 12 से बहुत ज्यादा ना हो। अगर एक्सीड हो रही है पैराग्राफ चेंज कर दें, इसका मतलब है आप डिटेल्स डाल रहे हैं तो आपको दूसरे पैराग्राफ की जरूरत है। बॉडी पैराग्राफ भी आपकी डिटेल्स के लिए होता है, अगर आपके पास डिटेल्स है, ठीक है। अगर डिटेल्स नहीं है किसी चीज की तो आपको डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग में आप इनमें से कोई भी लाइन या इसके अलावा और कोई लाइन जो लगे आपको कि आपके कंटेंट से मैच हो रही है, सूटेबल है, आप वो एक लाइन का क्लोज लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लोज के लिए मैंने आपको जो लाइंस रेफर की हैं इनमें से आप कोई भी, 4-5 लाइन में आ गई आपकी बात, ठीक है। 4 लाइन की क्लोजिंग कैसे होगी, 2 लाइन की या 1.5 लाइन की, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह से लिख दिया, लेकिन अगर आपकी बात समझ आ रही है ना और वो मकसद पूरा हो रहा है जो लेटर में पूछा गया है, तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट सिंगल पैराग्राफ में भी डेफिनेटली, लेकिन उसमें लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग एरर्स होंगे तो नहीं मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है। अब आपने ये क्लोज लिख लिया, क्लोज के बाद आपने एंड ग्रीटिंग्स में लिखना है क्या, रिगार्ड्स, सेफ है, काइंड रिगार्ड्स लिखें, ठीक है। क्लोज लाइन के बाद अलग, हाँ, एक लाइन छोड़ के आपने काइंड रिगार्ड्स लिखा, कॉमा डाला, अब यहाँ आपने साइन किया, फिर आपने लिखा नेम और आपका डेजिग्नेशन, ठीक है, आपका लेटर कंप्लीट हो गया। आप जी जी जी, अगर आपको ईमेल लिखने आई है तो आपको ईमेल आईडी ऐसी डिजाइन करनी होगी, और अगर लेटर लिखना आया है तो आपको ये लिखने होंगे, रीडर नहीं, रिसीवर, रिसीवर एड्रेस भी आप डालेंगे उस बंदे का जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं आपको जब लेटर लिखूंगी तो रिसीवर में मैं आपका एड्रेस डालूंगी, सेंडिंग में मैं अपना डालूंगी, ठीक है। CEO XYZ कंपनी, वो क्या है, वो रिसीवर एड्रेस है। सेंडर नहीं लिखवाया था क्योंकि मैं आपको कल ईमेल फॉर्मेट ज्यादा फोकस करा रही थी। डेट मैंने यहाँ लिखवाई थी, आप डेट शुरू में देना चाहें आप दे सकते हैं, अगर आप डेट इन दोनों एड्रेसेस के बाद देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, और राइट साइड पे भी दे सकते हैं डेट, बाकी सारी चीजें आपकी लेफ्ट पे रहेंगी, ठीक है। डेट शुरू में कब दी जाती है, जब हम हैंड रिटन लेटर्स लिखते हैं तो यूजुअली हमारी एक प्रैक्टिस है कि हम पेपर की स्टार्टिंग में ही डेट लिख देते हैं और उसके बाद हम कोई काम शुरू करते हैं। ईमेल्स में हमारी प्रैक्टिस डिफरेंट होती है, क्यों, क्योंकि ईमेल में आपके आईडीज या जो एड्रेसेस है वो पहले आते हैं, सब्जेक्ट भी पहले आता है, फिर आप डेट डाल के अपनी बात शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से डेट अगर आपकी पोजीशनिंग यहाँ या यहाँ आ रही है तो दैट्स फाइन, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। बस फॉर्मेट सही होना चाहिए। यहाँ नहीं बना सकती, किसका बना दूं, यही फॉर्मेट है। ईमेल एड्रेस आप सिर्फ इन जगहों पे आपको बता दिया जाएगा कि आप ईमेल आईडी डाल रहे हैं, किसका, अपना और एक रिसीवर का, बस। बाकी सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन सब वैसे ही रहेगा, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर करनी है वो बात भी, सिर्फ उसमें एड्रेस और ज्यादा कंसाइज हो गए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक है। नहीं, अपना एड्रेस नहीं दे रहे हैं आप, डेजिग्नेशन दिया है आपने, डेजिग्नेशन दिया है, ठीक है। नेम एंड डेजिग्नेशन इसलिए दिया है कि आप राइटर हैं लेटर के, तो आपको बताना है कि आप कौन है। ऊपर आपने अपनी कंपनी के साथ अपना नाम दिया है, ठीक है, जैसे कि मिस्टर व्हाट्स योर नेम, ठीक है, मिस्टर फहद
ABC कंपनी कराची, ठीक है। और यहाँ आप लिखेंगे मिस्टर काइंड रिगार्ड्स फहद व्हाटएवर आपका पूरा नाम, मैनेजर व्हाटएवर, ठीक है। ये आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन है, ठीक है। ये समझ आ गई। ये है आपका पूरा फॉर्मेट, ईमेल हो या लेटर हो, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज का, दैट इज टाइप्स ऑफ लेटर। जैसे अभी आपने सारे वो क्लासिफिकेशन देखी थी, तो उन्हीं क्लासिफिकेशंस को थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं कि लेटर्स के टाइप्स कैसे होते हैं, किस किस तरह के लेटर लिखे जाते हैं ऑफिशियल एनवायरनमेंट में, ठीक है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेटर में सबसे पहला नाम क्या है? परसुएसिव। क्या ये कोई एक ऐसी टाइप है जो सिर्फ एक ही लेटर पे अप्लाई होगी? परसुएसिव लेटर किस तरह का लेटर होगा ये? हाँ, कन्विंस कर रहा होगा ये आपको। तो इस तरह के लेटर्स किन किन सिचुएशंस में लिखे जाते हैं? और कंप्लेन परसुएसिव होता है? न्यू हायरिंग, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, नहीं नहीं नहीं, नॉट ऑफर, दैट्स टोटली डिफरेंट। और बताओ भाई, ठीक है। कंप्लेन को भी हम ले सकते हैं, हाँ, रिक्वेजिशन, वेरी गुड। रिक्वेजिशन, ठीक है। ये कौन से टाइप्स हैं? ये सारे वो पॉइंट्स हैं या ये वो सिचुएशंस हैं जिनमें आपको परसुएसिव लेटर्स की जरूरत पड़ती है। परसुएसिव क्योंकि वर्ड ही से हमें समझ आ जाता है कि किसी को कन्विंस करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जब आप करते हैं तो ऑब्वियसली आप किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं, ठीक है, कि वो आपकी बात मान ले। मार्केटिंग, जब आप अपनी किसी चीज की प्रमोशन करते हैं तो आप परसुएट करते हैं कि लोग ये लेना शुरू करें। सेल्स, ऑब्वियसली जब आप बेच रहे होते हैं तो भी आप लोगों को परसुएट करते हैं कि भाई ये खरीदो, इसमें बड़े फायदे हैं, इट्स अ बेनिफिट। कंप्लेन, क्योंकि कंप्लेन होती है आपको किसी चीज की, आप उस चीज को रिजॉल्व कराना चाह रहे होते हैं, यू परसुएड कि भाई करें इसको बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, ये होगा नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, व्हाटएवर। रिक्विजिशन, ऑब्वियसली जैसे आपको कोई इवेंट कराना है, आपको किसी चीज की बहुत जरूरत है, आपको मजीद फाइनेंस चाहिए अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, सो ऑब्वियसली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू परसुएड, ठीक है। तो परसुएसिव लेटर के ये रीजंस होते हैं। बुक में क्या दिया हुआ है, लेट्स सी दैट। बुक में उन्होंने कहा है पहली चीज, द फॉर परसुएसिव लेटर्स फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। परसुएसिव लेटर में क्या क्या एलिमेंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और आपको इन चीजों का ख्याल रखना है कि ये आपके लेटर में होंगे, तभी वो परसुएसिव लेटर कहलाएगा। पहला, अटेंशन। कैसे अटेंशन ग्रैब करते हैं? हुक, हुक टेक्निक, ठीक है। हुक टेक्निक है जो आपके परसुएसिव लेटर में होनी चाहिए, ठीक है। हुक टेक्निक एक ऐसी चीज है जिसके जो अगर आपके लेटर में होगी, ये भी एक मुश्किल है, ठीक है।
हुक टेक्निक एक ऐसी चीज है जिसके साथ अगर आप अपना लेटर स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो भी आपका क्लाइंट, कस्टमर या रिसीवर है वो आपकी बात सुनेगा, ठीक है। सो नंबर 1 इज अटेंशन ग्रैबिंग, ठीक है। आपको रीडर की अटेंशन मिलनी चाहिए। अच्छा, लेटर्स में आप कोई कहानी या कोटेशन से तो नहीं शुरू करते, तो यहाँ आप अटेंशन कैसे ग्रैब करेंगे? अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपका आइडिया इतना स्ट्रांगली कन्वे होना चाहिए पहली लाइन से ही, या कोई एक ऐसी एग्जाम्पल के साथ आप वो आइडिया एक्सप्लेन करना शुरू करें कि रीडर आपकी बात मानना शुरू करें। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जिसको आप ये भेज रहे हैं वो किस तरह का आदमी है, उससे मुझे अपनी रिक्वेस्ट कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। अगर कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बॉसेस, ठीक है, अगर आप उनसे से उनके पीछे ऐसी पड़े रहें कि कर दें प्लीज प्लीज प्लीज, तो वो नहीं मानते हैं। आपको उन्हें लॉजिकली कन्विंस करना पड़ता है कि आपका काम फायदेमंद काम है, तो इसमें आप उनकी रिक्वेस्ट माने, ठीक है। तो आपको वहाँ लॉजिकली कोई एक स्टेटमेंट डेवलप करनी होगी जो आपके आइडिया को कन्विंसिंगली बताए, ठीक है। तो ये सारी चीजों में अगर आपका अटेंशन ग्रैबिंग स्टार्ट होगा तो आपका लेटर इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज या दूसरा एलिमेंट जो है वो क्या है जो इंपॉर्टेंट है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब ये कतई नहीं है कि आप इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग बातें बताएं, यहाँ रीडर इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पसंद है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और मैं आपसे सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम की तारीफें करती रहूं, आप मेरी बात कितनी देर सुनेंगे? आप कहेंगे भाई मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, आप जो बोल रहे हैं उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा, आप दुकानों पे जाते हैं, सेल्स पर्सन आपके साथ 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 घूम रहे होते हैं और आपको चीजें दिखा रहे होते हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि आप सिर्फ विंडो शॉपिंग पे आए, यू आर ऑल ब्रोक, आपके पास पैसे है ही नहीं, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ भरमबाजी कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारा क्यों, क्या उसकी ड्यूटी है, वो आपके साथ 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 करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या उसने ये नोट किया, हमारे यहाँ वैसे एक थोड़ा सा फ्लॉ ये है कि हमारे यहाँ कस्टमर केयर नहीं सिखाई जाती है, उसकी प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती हैं। अब कुछ बड़ी कंपनीज ने इस चीज को मतलब इस चीज की अवेयरनेस उनको आई है और उन्होंने इस चीज पे काम शुरू किया है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ कस्टमर केयर नहीं है। अगर आप, मैं इसकी मिसाल दूं तो आप अगर किसी अच्छे फॉर्मल रेस्टोरेंट में जाएं तो आप वहां देखेंगे कि जो वहाँ के वेटर्स हैं वो आपको ऐसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं जैसे उन्हें ट्रीट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रोफेशनल कस्टमर केयर ट्रेनिंग्स में आपको दी जाती हैं। सो फॉर इंस्टेंस, अगर आप खाना खाने बैठे हैं तो वेटर आपको सर्व जरूर करेगा, लेकिन वो एक सेफ डिस्टेंस पे आपके साथ रहेगा और वो आपको नजर में रखेगा ताकि आप जैसे ही अपना हाथ उठाएं, आप इशारा करें तो वो आए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, आप खा रहे होंगे तो वो वहीं खड़ा रहेगा और वो अक्सर आपका खाना आपको खाते हुए देख रहा होगा कि आपको लगेगा कि भाई क्या मसला है, तुम भी खा लो या प्लीज जाओ यहाँ से, राइट। इट्स नॉट अ सेफ डिस्टेंस। इसी तरीके से जो कस्टमर केयर के लोग आपके साथ यानी कि सेल्स पर्सन है वो भी इतना चिपक रहे होंगे कि आप कहेंगे भैया क्या मतलब, नहीं लेना है अभी अभी, हाँ मैं आपको बता दूंगी कि भाई क्या लेना है। दिस इज द प्रॉब्लम। फोन पे आप कस्टमर केयर वालों से कभी बात करें या कभी आप बैंक जाएं और कस्टमर सर्विस ऑफिसर से आप बात करें, यू विल नेवर गेट दैट काइंड ऑफ सपोर्ट और अटेंशन जो कि एक उन्हें देनी है। हाँ, आप इंटरनेशनल किसी मार्केट, किसी बैंक में जैसे एससीबी में आप जाएं कभी, या किसी, हाँ स्टैंडर्ड, या किसी आप 5 स्टार होटल में जाएं, वहां आप जब इन चीजों को देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है कि इसकी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है वो इस तरह से हो कि आपको ये समझ आ जाए कि सामने वाला चाह भी रहा है ये या नहीं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका जो लेटर है उसमें फिर किस तरह की बात होनी चाहिए? वेरी गुड। सो रीडर ओरिएंटेड, यानी कि आपसे अगर मैंने कहा है कि मुझे एक रिपोर्ट बना के दें और उस रिपोर्ट में मुझे सिर्फ बताएं कि लास्ट वीक की आपकी सेल प्रोग्रेस कितनी रही, वो आप मुझे मक्खन लगाने के लिए मैं रिपोर्ट के लिए पूरे महीने की बता रहे हैं, तो क्या आप एक अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, दिस इज नॉट एफिशिएंसी, इट्स बेसिकली यू आर ओवरवेल्म्ड कि आपको कुछ शायद मिल जाएगा एंड यू आर डूइंग अ रॉन्ग जॉब। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मैंने अगर आपसे कहा है स्पेसिफिकली कि मुझे एक पिछले ही वीक का काम चाहिए सिर्फ, या उसी की रिपोर्ट चाहिए, और आप ज्यादा दे रहे हैं, तो ये कोई सही चीज नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट किसका देखते हैं हम? रिसीवर।
ठीक है। तीसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंट, जो एक एलिमेंट का बताया गया है उन्होंने, डिजायर, ठीक है। इंक्रीज द रीडर्स डिजायर बाय सपोर्टिंग द व्यू पॉइंट स्टेटेड इन द मैसेज। जिस चीज के बारे में आपसे रीडर या रिसीवर ने पूछा है उसके बारे में आप रेलेवेंट सारी चीजें दें। सारी चीजें का मतलब यही, जैसे आपको याद है 7 C's में कहा था करेक्ट एंड कंप्लीट एक एलिमेंट आया था, तो वो याद रखिए कि आप सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे ताकि उसकी डिजायर टू रीड एंड टू कॉल फॉर एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाए, यानी कि वो चीज जो है और स्ट्रांग हो जाए, यानी कि वो आपकी बात मानने पे मजबूर हो, या जो भी आप उससे काम करवाना चाह रहे हैं वो काम कर दे, सोचे नहीं, सेकंड थॉट ना लाए। क्यों? क्योंकि आपने उसकी डिजायर को ध्यान में रखते हुए अपना लेटर कंस्ट्रक्ट किया है। तुम लोगों को सब समझ आता है? तुम लोग कुछ पूछते क्यों नहीं हो? क्लियर है आपको सब? ऑल 4 ऑफ यू, ठीक है, पूछ लिया करें जो भी नहीं समझ आए, ठीक है। तो डिजायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिसीवर की। यहाँ जितने भी इस तरह की टर्म्स यूज हो रही है रिसीवर्स के लिए यूज हो रही है, क्योंकि हम यू अप्रोच पूरी बिजनेस कम्युनिकेशन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, सिर्फ ब्लेम करते हुए नहीं करते, क्योंकि वहां तो आपको जूते पड़ेंगे अगर हमने ब्लेम करते हुए भी यू अप्रोच डाल दी, ठीक है। वरना हर चीज में पहले आप वाली अप्रोच है यहाँ, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कस्टमर है वो कभी भी खराब हो गया, आपका बिजनेस ठप, ठीक है। फिर आ जाती है इसमें चीज एक्शन। एक्शन होता है, मैंने आपको बताया था कॉल टू एक्शन, यानी कि आपकी बात में इतना दम होना चाहिए कि जो आप करवाना चाह रहे हैं वो आप करवा लें। जब आप अच्छे से एक बात कहेंगे तो ऑब्वियसली उसका असर होता है, एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। वो इम्पैक्ट इतना पॉजिटिव होना चाहिए जो आपके रिसीवर को मोटिवेट कर दे कि वो ये काम करे। यानी कि आपने देखा है बेस्ट सेल्समैन, बेस्ट मार्केटर्स कौन होते हैं? जो आपकी सेल या आपके प्रोडक्ट सेल को और मजीद बढ़ा दें। और वो कैसे बढ़ाते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू। वो इस तरीके से आपके क्लाइंट्स और कस्टमर्स को कन्विंस कर देते हैं कि वो काम शुरू हो जाए। आपको पता है अभी मैंने क्या कह रही थी, मैं भूल गई। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि इतने इन्फ्लेशन के बावजूद ये जो जितने बिग ब्रांड्स हैं दुनिया के, जैसे कि LV और गुची और डियोर, इन सब की सेल, इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइस 4 से 5% आफ्टर कोविड बढ़ाई है, और इनकी प्राइस वैसी ऐसी होती है हम तो शायद सोच भी नहीं सकते। मतलब लेट्स से हाँ हाँ, तनख्वाह उनका तो बहुत ही कम है। हम तो, आपको पता है ये बिग ब्रांड्स व्हाट आर दे बेसिकली, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल लेवल पे जाके इनके मॉल्स में जिनके आउटलेट्स हैं, यू कैन नॉट एंटर। लुई विटॉन, रेबैन और रोलेक्स, आप इनके यहाँ जा नहीं सकते, दुकान में नहीं जा सकते। क्यों? आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अगर आपका अपॉइंटमेंट है फिक्स्ड, ओनली देन यू आर अलाउड टू एंटर द शॉप। अब इससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि प्राइसेस क्या होती होगी, ठीक है, मतलब हमें तो पता ही नहीं है। तो इतने, उसके बावजूद इनकी सेल इंक्रीज हुई है। ये डॉन में आया था आर्टिकल, और ये अभी इसी पिछले वीक के किसी एक दिन आया था कि इन्होंने लिखा है कि इनकी सेल 4% इन्होंने प्राइसेस इंक्रीज की, उसके बावजूद सेल इंक्रीज हो गई। इनको फायदा हुआ है कोविड के बाद, जहां हम इन्फ्लेशन गुर्बत खास के लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं, वहां इन्हें फायदा हुआ है। तो इसका मतलब है कैसे लोग उनको जाके खरीद रहे हैं, क्या चीज है उनके पास जो बहुत अच्छी है। Number 1, obviously quality, because they are not compromising on the quality. Second, marketing and customer care services. मार्केटिंग से ज्यादा, देखो मार्केटिंग आप जब तक करते हैं जब तक आप ब्रांड नहीं होते। जैसे ही आप ब्रांड बनते हैं आप बस ब्रांड है, ठीक है, देन ब्रांड देख के लो। अब खाड़ी, अगर खाड़ी का एड तो टीवी पे मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन सबसे ज्यादा रश खाड़ी में होता है, ठीक है। जे डॉट के एड्स कितने आते हैं? बहुत कम। होर्डिंग्स हाँ लग जाती हैं कि कोई नई डील या कोई नया सेल या लॉन्च या कुछ है तो बस, लेकिन एड्स तो नहीं आ रहे। लेकिन जे डॉट सबसे ज्यादा चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से खाने पीने में आप देख लें कि जो चीज ब्रांड बन गई है, फॉर एग्जांपल जब बाहर से लोग आते हैं तो यहाँ आके वो कोई सा पानी नहीं उठाएंगे, नेस्ले उठाते हैं। नेस्ले तो अपने आप को इतना प्रमोट अब नहीं करा, लेकिन इट्स अ बिग ब्रांड। ब्रांड बनने के बाद मार्केटिंग इतनी ज्यादा वो नहीं होती प्रॉब्लमैटिक, लेकिन हाँ शुरू में ब्रांड बनने के लिए होती है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है बेसिकली, एक तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, सेकंड इनका कस्टमर केयर बहुत स्ट्रांग है। यानी कि आप जाएं तो आपको जो सर्विसेज दी जाएंगी वो इतनी वीआईपी होंगी कि आप खुश हो जाएंगे, आपको पैसे देते हुए तकलीफ नहीं हो रही होगी, ठीक है। अगर आप कहीं पैसे दें और आपको एटीट्यूड भी ऐसा मिल रहा हो कि हाँ ठीक है ना तो बस सही है ये ऐसे, तो आप तो क्या होगा, आप वहां से वो चीज लेके निकल रहे हैं लेकिन आप खुश नहीं होंगे। तो अगर आप कोई चीज पे करके खरीद रहे हैं, यू आर नॉट हैप्पी, यूजलेस, ठीक है। तो इसलिए आपका पर्सुएसिव पावर बहुत काउंट करता है,
किस बात पे आ जाइए, शेयर करो अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, तो नहीं मैं आपको सच बता रही हूँ, इनकी प्राइसेस ऐसे होते हैं ना कि हमारी तो शायद ख्वाबों में भी नहीं होंगे। आफ्टर द क्लास आई डिस्कस। ठीक है, अच्छा एक्शन हो गया। देन अच्छा, परसुएसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन के तीन एलिमेंट्स हैं जो आज से 100 साल पहले किसने कहे थे? एरिस्टोटल ने। अरस्तु का नाम सुना है? ठीक है, एरिस्टोटल वाज अ फिलोसोफर। उसने 3 एलिमेंट्स बताए थे जो उसने कहा था कि अगर ये 3 एलिमेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या बातचीत में है या लिखने में आ गए तो आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि आप डील किसको कर रहे हैं? इंसानों को, कस्टमर नहीं, इंसानों को। और इंसान के लिए ये 3 एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताऊं? हाँ क्या? एक उसी लैंग्वेज में बताऊं जिस लैंग्वेज में उसने लिखे थे, या इंग्लिश में बताऊं? पहले उस लैंग्वेज में बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है, ग्रीक पढ़ी तो बता रही हूँ, ठीक है। सेमेंटिक डिस्टॉर्शन शुरू हो गई है ना? चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, माइक भी तो लगा हुआ है, क्या है तो भाई माइक लगा लो वरना ऑनलाइन वाले बेचारे रोएंगे। ठीक है, अच्छा है, नहीं नहीं वो सो रहे होंगे। ठीक है, लोगोस मीन्स लॉजिक। अगर आपकी बात, देखिए जब आप ऑडियंस को डील करते हैं ना, जैसे आप सब बैठे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो चीजों में वही चीजें खरीदते हैं जिससे आपको लगेगा हाँ भाई ये फायदेमंद है और इससे मुझे मतलब ये मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा, या इस चीज से मुझे इस पे खर्चा करने से मुझे नुकसान नहीं हो रहा। इतने ऐसे कौन कौन से लोग हैं आप में से? हाथ उठाए में। नहीं ऐसे तुम्हें लग रहा है सभी है, यानी कि ऐसी चीज लूंगा जिससे फायदा हो, लाइक इसका मुझे कोई फायदा नहीं है या यूज नहीं है तो फिर इट्स यूजलेस, नहीं लूंगा। कितने लोग हैं ऐसे? चलो अभी सबने हाथ उठाया है, आपने नहीं उठाया ना, राइट। कितने ऐसे लोग हैं जिनको जो चीज अच्छी लग रही है बस मैं तो लूंगा? देखो उसने हाथ उठा लिया, ठीक है। और कि बस ये अच्छी लग रही है और बस पसंद आई है तो ठीक है, उसमें फायदा नुकसान नहीं देखना, राइट। देख रहे हैं, तो आपने देखा मेजॉरिटी लोग कौन है जो लॉजिक पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज से नुकसान हो रहा है तो वो काम क्यों करूं भाई? ठीक है, और वैसे भी आप सब तो यही देखेंगे बिकॉज यू पीपल आर सीएस स्टूडेंट्स, फ्यूचर सीएस स्टूडेंट्स ऑब्वियसली। तो आपका तो बनता है कि आप लॉजिकली चीजों को देखेंगे, भाई इसमें फायदा है इसमें नुकसान है, ठीक है। लेकिन यूजुअली लोग और भी एलिमेंट्स देख रहे होते हैं, ठीक है। एक ये एलिमेंट हो गया लॉजिक। तो आपको क्या सोचना है कि आप जब किसी से बात करें, यानी कि आप किसी चीज की मार्केटिंग करें या सेल्स के लिए खड़े हो, तो आपको सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखना है कि मेरी बात जो है वो लॉजिकली लोगों के दिमाग में बैठ जाए, लोगों को इसमें कोई ना कोई अपना फायदा, कोई ऐसी चीज समझ आए जिससे लोग इस चीज को लेना या इस्तेमाल करना शुरू करें। नंबर 1। नंबर 2 है एथोस। एथोस का मतलब है क्रेडिबिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। और आप लोग जब यहाँ आए थे उस तो भी आप बहुत सारे लोग मुझे जानते थे बिकॉज की बड़ी प्रमोशन हुई, और आप आते हैं तो आपको मेरी शक्ल भी दिख जाती है, राइट। तो आप लोग मुझे जानते हैं एंड यू नो दैट आई एम टीचिंग हियर। आप यहाँ आते और एक नई कोई शक्ल की कोई भी आ जाती टीचर आपकी और आपको वो पढ़ाने लगती, ठीक है। तो आप लोग उनके बारे, और वो अपना इंट्रोडक्शन फॉर्म में कुछ नहीं कराती, नथिंग, एंड द क्लासेस स्टार्टेड, ठीक है। तो आप लोग किस तरह, आप लोगों का क्या रिएक्शन होता है? टमाट दूंगी मैं, हाँ। और हाँ हाँ, तो आप लोग थोड़े से डाउटफुल हो जाते हैं कि भाई कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे क्या पढ़ा रही हैं, या ये व्हाटएवर। और फिर आप में से कुछ जो इंक्विजिटिव होते हैं या जो यानी कि जिनको अपने पैसों का बहुत ख्याल है, वो फौरन क्लास के बाद एडमिट में जाते हैं कि ये कौन थी, ये जिन्होंने हमें पढ़ाया ये कौन है, क्योंकि हमें तो बताया गया था कि मिसालियां पढ़ाएंगी या व्हाटएवर, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कल को आप ऐसी आके खड़े हो जाएं और आप किसी के सामने कोई बात करें, कितने लोग आपकी बात सुनेंगे?
कितने? 1-2, वेरी गुड, 1-2% लोग आपकी बात सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान चाहता है कि जब वो किसी को सुने तो उसकी क्रेडिबिलिटी का उसे अंदाजा हो। ठीक है, आप सब यहाँ आए, वाई? बिकॉज यू हैव नोटिस दैट इन दिस इंस्टीट्यूट यू हैव अ रिनाउंड सीए फैकल्टी। जब आप कैफ में यहाँ लोग आते हैं, क्यों आते हैं? बिकॉज दे नो दैट दिस इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग रिनाउंड फैकल्टी। वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। आपने उनकी प्रोफाइल, उनके एक्सपीरियंसेस, उन सारी चीजों के बारे में सुना है, पढ़ा है, रेफरेंसेस आपको मिले हैं। ठीक है, तो आप उनकी हर बात मान रहे होंगे, आप उनकी क्लास में सारे नोट्स ले रहे होंगे, क्योंकि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, लेकिन अगर ये कोई अजनबी आके कोई बात करेगा, जब तक वो अपना नाम नहीं बनाएगा, जैसे मैं आपको बताई थी कि मार्केटिंग ब्रांड बनने के लिए जरूरी होती है, ब्रांड को मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो ब्रांड बन गया। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैं खाड़ी का सूट गिफ्ट करूंगी, आप जाके किसी से पता करेंगे, यार ये देखो कपड़ा सही है नहीं है, आप सिर्फ देंगे वो खाड़ी सही है। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको किसी ऐसी जगह से, मार्केट से कोई ड्रेस का पीस दे दूंगी, तो शायद आप देंगे कपड़ा कैसा है, कौन सा है, फिर है ना, कहाँ से लिया था, ये सब करेंगे। वुमेन्स तो एक चीज नहीं होती, पहली बात है विमेन होता है, और दूसरी बात ये है कि तुम लोग भी करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मंडी आके तुम लोग क्या भाव ताव नहीं कर रहे थे, या तुम लोग वही थे कि ओ अच्छा 10 लाख, हाँ सही है, ऐसे तो नहीं थे ना तुम लोग। तो हर चीज में आप डिफरेंट चीजों में कर रहे होते हैं, वो दूसरी डिफरेंट चीजों में करते हैं, डिपेंडिंग ऑन प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी परसुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप उसी की बात सुनते हैं जिसके बारे में आपको पता हो कि ये जो कहेगा वो सही कहेगा। क्यों हमारे मजहब में कहा गया है कि जब रसूलुल्लाह ने जब तबलीग शुरू की या जो बात शुरू की, तो लोग उन्हें सुनते थे। उस वक्त तो इस्लाम नहीं था ना, यानी कि लोग अरब में, फिर भी लोग उनको सुनते थे, बिकॉज दे नो हिज क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है परसुएशन के लिए। तीसरी चीज है पैथोस। ठीक है, कितने थे जो यहाँ कह रहे थे जो अच्छा लगेगा ले लूंगा? जब अच्छा लगता है तो फिर कीमत मैटर नहीं करती है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पैथोस, इमोशंस, हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ऑब्वियसली वी आर फुल ऑफ इमोशंस। ठीक है, तो अगर आप अपनी बात में, आपने देखा है सेल्स वाले क्या कहते हैं, जैसे दुकान पे जाएं, कोई चीज आप ले रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये वाला लो, जैसे यूजुअली ये स्लीपर शॉप्स में होते हैं, आप चप्पलों में पैर डाल के देख रही होती है, तो वो दुकान है, बाजी आप पे तो सारे अच्छे लग रहे हैं, तो क्यों कह रहा होता है ये? उसको पता है कि फीमेल्स को आप जरा सी आप तारीफ करे हो गई, हाँ सारे देते, राइट, उसका तो फायदा ही है ना। वो थोड़ी आपके साथ कोई कह रहा है हाँ भाई चप्पल, और नहीं भी होगा, उसको अपनी सेल बढ़ानी, उसको परसेंटेज मिलता है, राइट। इसी तरीके से आप फोन की शॉप पे चले, आप किसी भी महंगी इक्विपमेंट की शॉप पे जाए, आप कंफ्यूज हो, ये वो आपको सड़ी हुई चीज भी कहेगा ये बेस्ट है, क्योंकि वो महंगी है। उसको उस पे किसी भी चीज पे ज्यादा, जिसपे उसका उसका क्या कहते हैं, उसका परसेंटेज ज्यादा है, उसको ज्यादा वो मिलना है, क्या कहते हैं, कमीशन मिलना है, मार्जिन मिलना है, वो उस चीज के लिए आपको ज्यादा कन्विंस करेगा। और उसमें वो कहेगा ये आप, मैं बता रहा हूँ, ये मैं भी यूज करता हूँ। ये जो एक जुमला होता है, दिस इज ऑल्सो पैथोस, ये इमोशनल आपके साथ प्ले होता है कि आपको पता है मेरी पूरी फैमिली ये यूज कर रही है, बेस्ट है ये, आप यकीन करें। ठीक है? हाँ, आग बंद करके ले तो ये क्या है, आग बंद करके अगर मैं खरीदूंगी तो इसका मतलब कि मुझसे बड़ा वो नहीं है कोई भी, राइट। सो ऑब्वियसली इमोशंस आर सो इम्पोर्टेंट इन परसुएशन। आप किसी को भी कन्विंस करने के लिए इमोशनल प्ले करते हैं, और ऑडियंस के साथ ये काम बहुत होता है। ठीक है, इसीलिए जब भी कभी मास मार्केटिंग हो रही है या कोई कम्युनिकेशन, कोई आप देखिए मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं, कभी सुना है किसी मोटिवेशनल स्पीकर को? है, हाँ, उसको ही सुना है, वो कैसे इमोशनल कर रहा होता है आपको, फिर आप उसकी स्पीच सुनिए, हाँ, मैं भी यही करूंगा, हाँ सही, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, और ये खैर प्लेसिबो इफेक्ट है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है टेम्पररी, जैसे ही आप वो उससे निकल के रियलिटी में आते हैं, आप कहते हैं अरे यार बकवास होगा। क्यों? क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर एक काम नहीं कर रहे होते, और वो जान के नहीं कर रहे होते, वरना वो कैसे कमाएंगे। वो आपको सब बता रहे होते हैं, वाई वाई वाई, ठीक है, व्हाट व्हाट व्हाट, दे नेवर टेल यू हाउ। कभी आपको वो बताते हैं कि मैं ये था और मैं फिर इतने सालों में इतना करोड़पति बन गया। कैसे बना? उसने अपने स्टेप्स आपको नहीं बताए कि मैं क्या करता था जो तुम करोगे तो ये होगा। ठीक है, लाइक उसने अपनी आपको रूटीन डे टू डे नहीं बताई। हाँ, जो आपको ये बताया कि डे टू डे आपको किस तरीके से अपने आप को ट्रेन या प्रैक्टिस करना है, तब आप जाके ये अचीव करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको हाउ दे रहा है। लेकिन अगर आपको किसी को रियल मॉडल करना है, तो मॉडल करने के लिए आपको उसकी पूरी लाइफ रूटीन पता होनी चाहिए, वरना आप मॉडल नहीं कर सकते किसी को। जैसे कोई इंसान जो है, जैसे ई कॉमर्स का जो नाम है सबसे बड़ा, क्या नाम है उसका? सनी अली।
ठीक है, वो अक्सर कहता है कि 40, मैं समझता हूँ कि 40 इयर्स में आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, इसलिए क्यों, हाँ 40 इयर्स में रिटायरमेंट इसलिए चाहिए कि वो आपकी पीक सक्सेस होनी चाहिए, उस एज तक आपके पास सब हो, प्राडो, ये घर, करोड़पति, वर्ल्ड टूर। क्यों? क्योंकि आपको कब से सोच लेना चाहिए कि आपको क्या आपको कमाना शुरू कब से करना चाहिए? अर्ली 20s। ठीक है, वो ये कहता है कि जिस साल में हमारी यूथ सिर्फ यही सोच रही होती है कि कौन सी शर्ट पहनूं और कैसे लोगों को इम्प्रेस करूं और अब क्या कौन सा हेयर स्टाइल, मूवी कहाँ देखने जाएं, उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि अब मुझे और मजीद क्या करना है जिससे मैं और मजीद कमाऊं। और आप इतने वेल सेटल होंगे 40 इयर्स में रिटायरमेंट, 40 इयर्स में तो लोगों के हमारे यहाँ करियर शुरू हो रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली, तभी तो हम इतने पीछे हैं। लोग 40 इयर्स में सीरियसली लेना शुरू करते हैं लाइफ को, जब उनके ऊपर आगे लाइफ डस एक बम मारती है कि बेटा बेटा 40 मींस कुछ साल हैं, और 40 इयर्स के बाद आपको मैं एक बात बता दूं, फिजिकली आपके अंदर एक स्ट्रेंथ डिटीरियोरेट होना शुरू होती है, नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि उसके बाद ये हो जाता है कि व्हाटएवर यू ईट दैट वर्क्स, आप खुद से कोई चीज बिल्टअप नहीं हो रही होती। अभी आप लोग जिस एज में होते हैं यूथ में, उसमें आपके अंदर क्या होता है कि आपके अंदर जो है एनर्जी खुद भी बिल्ट हो रही होती है, बिकॉज यू आर यंग, योर ऑर्गन्स एवरीथिंग इज फ्रेश, बट ऑब्वियसली उस वक्त आपकी मशीन खत्म हो रही होती है, जंग नहीं बस एक्सपायर हो रही होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 चीजें होती हैं जिससे आप परसुएट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि परसुएसिव लेटर्स में ये 3 चीजें आपको डालनी है। अब ये 3 चीजें आप कैसे डालेंगे? क्या आप अपना नाम बार बार लिखेंगे बड़ा बड़ा करके तो आप परसुएट कर रहे हैं? नहीं, 7 C's अप्लाई करेंगे, आपका लेटर परसुएसिव हो गया। 7 C's इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, 7 C's क्यों आप इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 7 C's में आप गौर करें, ये तीनों चीजें आ रही हैं। लॉजिक आपके कंप्लीट और करेक्ट इंफॉर्मेशन से आ रही है। ठीक है, क्रेडिबिलिटी कॉन्क्रीट, कंसाइज और करेक्टनेस से आ रही है। ठीक है, क्लैरिटी, और उसके बाद कंसिडरेशन, कर्टेसी, इमोशंस के लिए आ रही है। ठीक है, आपके बहुत सारे सीज जो हैं वो आपके इन 3 चीजों को फिल अप कर देंगे। तो अगर आपके 7 सीज पे बेस्ड एक लेटर तैयार होगा, लैंग्वेज आपकी यानी कि 7 सीज को फॉलो करेगी इंफॉर्मेशन, तो आपने समझे परसुएसिव लेटर बना लिया। ठीक है, परसुएसिव की एक एग्जाम्पल इन्होंने बहुत अच्छी आपको बुक में दी है, वो आप पढ़ लीजिएगा एक बार, पेज नंबर 34 है ये। ठीक है, जो एक वाइस प्रेसिडेंट को लिखा गया है लेटर। इमोशनल के बाद इन्होंने लिखा है रीइंफोर्स द प्रपोजल और रिक्वेस्ट। रीइंफोर्समेंट परसुएशन में बड़ी जरूरी होती है। ठीक है, 5th चीज है, एक तो ये तो इमोशंस थे जिसको मैंने आपको बता दिया यहाँ पे एक्सप्लेन करके। अब अगर हम इसको 6 पॉइंट देखें, ये बता रही हूँ मैं, ठीक है, 6 पॉइंट है हमारा, क्या था, सॉरी, अच्छा, रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है? किसी भी वो बात को जो कि इम्पोर्टेंट है आप उसे बार बार कहें, लेकिन बार बार का ये मतलब नहीं है कि मैंने कहा है ना ये आप उसे रिफ्रेम कर करके। रीइंफोर्स का मतलब है बात वही हो लेकिन डिफरेंट तरीकों से कही गई हो। ठीक है, मतलब आप किसी से कोई काम करवाना चाह रहे हैं तो आप उन्हें अपने लेटर में वो 2 से 3 दफा याद जरूर दिलाएंगे, लेकिन आप बार बार एक ही चीज नहीं लिखेंगे, उस जुमले को किसी ना किसी तरह चेंज करके बताएंगे, लेकिन बात आप वही वाली कर रहे होंगे। ठीक है, जिसके ऊपर आपको मजीद जोर देना है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप उनसे फाइनेंस नहीं हुआ है तो उसके लिए से ये बात बताएंगे कि फाइनेंस अगर होगा तो ये हो जाएगा, अगर मुझे इतने और पैसे मिल गए तो हम इसको इतना एक्सपैंड कर सकते हैं। मतलब आप डिफरेंट तरीकों से बात फाइनेंस की ही करेंगे, ये रीइंफोर्समेंट हो रही होगी। ठीक है, ये एम्फेसिस है एक तरह का। रीइंफोर्समेंट के बाद जो पॉइंट या एलिमेंट इंपॉर्टेंट है वो है स्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी, जो हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, क्रेडिबिलिटी आप किस तरह से डिस्कस कर रहे होते हैं लेटर्स में? यूजुअली आप ये बता रहे होते हैं उन्हें कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे थे। ठीक है, तो आपने देखा होगा सेल्स वाले आपको जरूर एग्जाम्पल देते हैं कि आपकी उनकी प्रोडक्ट दूसरों ने खरीदी तो उनको क्या क्या फायदा हुआ, दूसरों के फीडबैक्स आपको दिखाते हैं। दराज पे या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग हब पे आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज होते हैं। ठीक है, आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, अब रेस्टोरेंट्स में भी ये कल्चर है कि आपसे बोला जा रहा होता है सर एक रिव्यू जरूर दे दीजिएगा,
सर ये हमारा एक छोटा सा एक वो है क्वेश्चनर है, ये फिल कर दें, ये रिव्यू है। वो ये रिव्यूज क्यों रख रहे होते हैं? ताकि वो लोग जब आगे अपने रेस्टोरेंट को या अपने प्रोडक्ट को या अपनी क्या कहते हैं शॉपिंग पोर्टल को मजीद एक्सपैंड करें, तो वो आपके रिव्यूज के थ्रू लोगों को बताएं कि इतने लोग अब तक हमसे फायदा उठा चुके हैं, या इतने लोग जो हैं उनको हमसे फायदा हुआ है, या वो हमसे खुश हैं, या इतने कस्टमर्स हमारे सेटिस्फाइड हैं, या दे लाइक आवर फूड क्वालिटी और समथिंग। तो अब हम इस चीज को आपके शहर में भी लेके आ रहे हैं। ऐसा बहुत दफा होता है ना कि किसी और शहर का रेस्टोरेंट जब दूसरे शहर में आता है तो उस शहर के रिव्यूज को यहाँ पर मार्केटिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, कि वहां इतने लोग खुश हुए, अब आपके शहर में भी वही जो भी चीज है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली क्रेडिबिलिटी, ठीक है, ये क्रेडिबिलिटी में आ जाता है। बट कढ़ाई किस किसने खाई है कराची में? बट कढ़ाई ठीक है, ऐसी क्लास है जी। वहां से यहाँ आई, जब आई तो यहाँ पर वो इसी उससे आई थी, यानी कि इस पूरे एसेंस के साथ, कि वहाँ की वो एक मशहूर तरीन है। तो क्या तुम लोगों को डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉब्लम्स है? रेसिस्ट हो तुम लोग? हो प्लीज। तो आपको लगता है लाहौर में हर जगह वही है? ओ ओके, वहां पे राइट। ओ देखो, सो सी, तो देखा आप क्रेडिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। उससे नेगेटिव इन्फ्लुएंस या पॉजिटिव दोनों इन्फ्लुएंसेस के चांसेस होते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लास्ट चीज उन्होंने बोली है वो है एंटिसिपेट ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द रीडर। अच्छा, ये बड़ा अच्छा एलिमेंट होता है। ये हमेशा मैंने कहा है कि बिजनेस वर्ल्ड में या हमेशा फॉर्मल वर्ल्ड में या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में सिखाया जाता है एम्प्लॉयज को, और स्पेशली मार्केटिंग और सेल्स के एम्प्लॉयज को, कि हमेशा अपना एक प्लान भी तैयार रखें, ठीक है। वो क्यों? वो इसलिए कि जरूरी नहीं है कि प्रॉपर 100% एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मुझे मिले। जैसे कि मैंने यहाँ क्लास ली, मैंने सोचा, इन्होंने सोचा बेस्ट टीचर दो, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, मे भी नहीं आया, ठीक है। तो अब उनके पास एक प्लान बी होना चाहिए, ठीक है। अगर वो प्लान बी नहीं है और वो उसी चीज को दोबारा दोबारा देंगे, तो क्या वो अपनी बात स्टैब्लिश कर पाएंगे या लोगों को परसुएड या कन्विंस कर पाएंगे? नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है, एक एंटिसिपेटरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसको हम आम जबान में कहते हैं प्लान बी, ठीक है। ताकि आपके पास अगर कंटिजेंसी प्लान है तो आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे, ठीक है। और ये यूजुअली लेटर राइटिंग में क्यों इतना एम्फेसाइज किया जा रहा है? क्योंकि आपने जब कल देखा था, मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि हमेशा रिव्यू वाले पार्ट में कोई भी चीज लिखने के बाद रीड अलाउड करें। रीड अलाउड से आपको एक चीज का अंदाजा ये हो जाता है कि आपकी बात सुनने में या सामने वाले को कैसी लग सकती है, ठीक है। तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, या आप उसके दो तरह के रिस्पॉन्सेस को दिमाग में रख सकते हैं कि अगर वो मान गया तो ये सारी चीजें तैयार हैं, अगर वो नहीं माना तो फिर मुझे क्या करना होगा, राइट। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो कि प्रोफेशनल वर्ल्ड है, ये इमोशनल वर्ल्ड नहीं है, यानी कि पर्सनल रिलेशन नहीं है। पर्सनल रिलेशन में क्या होता है, अगर कोई आपने प्लान किया, आपने कोई बात कही, आपको आपके पसंद का रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आप क्या करते हैं? आर्ग्यूमेंट करते हैं। वेरी गुड। आर्ग्यूमेंट करने का मकसद क्या है? रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं जिनको उनका यानी कि उनका डिजायर्ड रिस्पॉन्स किसी टाइम नहीं मिले उनके फ्रेंड्स से या उनकी फैमिली मेंबर्स से, तो वो आर्ग्यू करते हैं या सवाल करने लगते हैं? कितने लोग हैं? हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको जब रिस्पॉन्स उनका डिजायर्ड नहीं मिल रहा होता तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करके और फिर कोई नई चीज के ऊपर प्लान करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं? ठीक है, वेरी गुड, राइट। सो फॉर इंस्टेंस, अगर आपने अपने 4 दोस्तों के साथ एक मीटअप प्लान बनाया और मेन उस दिन पे या उसी टाइम पे सबने डिच कर दिया और आप अकेले हैं, लेकिन आपका मूड बहुत था जाने का, आप क्या करेंगे? आप उन सब पे चीखेंगे फोन कर करके? ठीक है, यानी कि आप फौरन
मे बी थोड़ी आप अपने आप को थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप ह्यूमन है, आप मशीन नहीं है कि आप फौरन मूड चेंज, आप थोड़ा सोचेंगे एंड देन यू विल नॉट स्पॉइल योर होल डे, यू विल डू समथिंग एल्स। लेकिन जो लोग सवाल कर रहे हैं इसका मतलब ये है वो अपने मूड स्पॉयलर्स भी है। डिपेंडेंट तो चलो बात वो तो है ही है, लेकिन वो मूड स्पॉयलर्स हैं। क्यों भाई क्यों, तुम्ही ने तो कहा भाई, इसमें भी तो टाइम ही वेस्ट कर रहे हो ना, तो अब करोगे टाइम वेस्ट। कमिटमेंट है पुराने सोच के लोग, और मुझे कह रहे थे कि आप ब्लैक एंड व्हाइट हैं। ब्लैक ये तुम ब्लैक एंड व्हाइट हो फिलहाल, राइट। जो लोग अभी तक ये सोच रहे कमिटमेंट तो कमिटमेंट ठीक है होती है, आई डोंट डिसएग्री विद इट, क्योंकि जाहिर है इट्स अ काइंड ऑफ एथिकल नॉर्म कि कमिट किया है तो करे, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, यू नेवर नो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो एक्सक्यूज ही तो कह रहे हैं। तो डिच का मतलब क्या है? अच्छा, इनफॉर्मल या स्लैंग में डिच होता है, और एक्सक्यूज का मतलब ये है, फॉर इंस्टेंस मैंने प्लान किया अपनी फ्रेंड्स के साथ, जब वो टाइम आया तो मैं उनको कॉल, उनकी जब कॉल आई तो मैं कहूँ यार आई एम सो सॉरी मैं तो नहीं आ सकती। अब डिपेंड कर रहा है कि अगर वो आप लोगों की तरह के लोग हैं तो ऑब्वियसली उसे क्यों वो ये तुमने तो कमिट किया था, तुमने कमिट किया था। हाँ, अगर एक साथ कोई भी ना आए, ठीक है, तो फिर आप सवाल करेंगे। तो देखो इसका मतलब क्या है कि हमने अपने आप को ट्रेन कैसा किया हुआ है, रिएक्टिव चेंज, हमने रिएक्टिव रिस्पॉन्सेस बनाए हुए हैं। रिएक्टिव क्या होते हैं, यानी कि मैंने आपको थप्पड़ मारा, फौरन आपने थप्पड़ मारा। नहीं ऑब्वियसली मुझे तो नहीं मारोगे, मेरी तो क्रेडिबिलिटी है। जैसे आपको ये जो लड़कों में होता है, एक देखा नहीं, हाथ तो लगाओ, हाथ तो लगाओ, हाथ तो, और वो जो धक्के वाली लड़ाई हो रही होती है वो क्या होती है, वो बेसिकली ट्रिगर्स होते हैं। इसी तरीके से किसी को भी आप देखें, आप में से कितने लोग हैं जो अगर आप जा रहे हो किसी रास्ते से और आपसे कोई एकदम आप मोबाइल पे या कहीं पे और आपसे कोई जोर से टक्कर लग जाए किसी की, तो आप में से कितने लोग हैं जो फौरन उसको देखते हैं मुड़ के? बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा देख के आपका पहला रिस्पांस क्या होता है? रिस्पांस क्या होता है अगर कोई एकदम ऐसे टकरा जाए? नहीं जैसे ही टकराते हैं जो इंस्टेंट रिस्पांस है मैं वो पूछ रही हूँ। आप देखा समझ, एक रिस्पांस आया, एक ये रिस्पांस होता है, ये रिएक्शन है। इसका मतलब है कि आपने इंस्टेंटली, आपको चोट लगी, आपने रिएक्ट किया, ठीक है। लेकिन अगर आप जो कह रहे हैं, तो अगर आप रुके, आप टकराए, ऑब्वियसली आपको धक्का लगा तो आप देखेंगे, देखने के बाद अगर आपने उस वक्त ये इवेल्युएट करना चाहिए छोटा है बड़ा ये है वो है, तो इसका मतलब है अब आप रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। जब हम थोड़ा सा टाइम लेके कोई रिएक्शन, कोई चीज करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, दैट इज अ रिस्पॉन्स, क्योंकि उसमें आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व है। जो है या क्या हो गया ये जो होते हैं, दीज आर रिएक्शंस, ठीक है। इस पे एक छोटा सा एक वीडियो था, पता नहीं मीम थी क्या थी, कि एक बंदा आ रहा होता है बड़ा खुश हाल रहा होता है, और ऑडियंस कोई सेलिब्रिटी, और ऑडियंस में से किसी ने ना उसके मुंह पे केक मार दिया था, वहीं पे चमाट मारता है, वो सब भूल जाता है कि मैं इतनी बड़ी चीज हूँ। तो ये क्या है, दिस इज रिएक्शन, दिस इज नॉट रिस्पॉन्स, क्योंकि उसने सोचा नहीं एक सेकंड को भी कि भाई वो बच्चा है या क्या है, या गिर गया केक या कुछ हो गया, उसने ये नहीं सोचा, ठीक है। तो यूजुअली जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो रिएक्शन होता है, क्योंकि वो बगैर सोचे आ रहा होता है, और जब रुक के इवैल्यूएशन आप करते हैं वो रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। हाँ, तो अगर आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, किसके साथ मसला है? मसला किसके साथ है? आपके साथ, ठीक है, आपके साथ मसला है, क्योंकि आप कह रहे हैं ना मोमेंट का मतलब है आपका मोमेंट खराब है ना, वो तो बेचारा उसका मोमेंट थोड़ी खराब है, वो तो गलत जो कहते हैं वही होता है, ये बात बिल्कुल सच है। यू नो यू पोट, हाँ, ब्लेम में कभी भी यू अप्रोच यूज नहीं होती, ब्लेम में यू अप्रोच यूज करो, सामने से भी ऐसे ही रिएक्शन आएगा, खत्म, ठीक है। और जो आप बात कर रहे थे उसको कहते हैं परसेप्शन इज प्रोजेक्शन, ये मैं क्लास के बाद समझाऊंगी, ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई कि आपके पास एक एंटिसिपेशन प्लान होना चाहिए अगर आप परसुएसिव लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर दफा आपका जो और आपका जो क्लाइंट या कस्टमर है या जो भी रिसीवर है वो आपकी बात मान लेगा, ठीक है। वो नई बातें भी उठा सकता है और आपकी बात को काट सकता है, ठीक है। क्या 6 पॉइंट क्या है? रीइंफोर्समेंट, किसी भी चीज को
एक से ज्यादा दफा अपने लेटर या अपनी बात में लेकर आना, ताकि सामने वाले को अंदाजा हो जाए कि ये ज्यादा हाईलाइटेड बात है, इसी पे गौर करना है, ठीक है। तो ये रीइंफोर्स्ड है। अच्छा, इसीलिए देखिए जब भी एग्जाम से पहले रीइंफोर्समेंट क्लासेस रखी जाती हैं, वो क्या होती है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं। जैसे जब आपका रीइंफोर्समेंट टाइम आएगा तो आपको सिर्फ पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चंस समझाए जाएंगे, पूरे पूरे चैप्टर्स नहीं। हाँ, जैसे वर्कशॉप्स होती है वो रीइंफोर्समेंट होती है, ठीक है। अब आप देखें इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, वो एग्जाम्पल आप पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से परसुएट किया जाता है लेटर्स में। ये था पहला टाइप ऑफ लेटर, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ लेटर इतना लेंदी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो है इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर की रीजंस क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। ये बताओ क्या लिख रहे हो? ठीक है, इंक्वायरी लेटर कब कब लिखा जाएगा? वेरी गुड। ठीक है, या तो आपको कोई क्वेरी है तो आप इंक्वायरी करते हैं, या इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं किसी भी चीज को, मे बी किसी किस्म का फ्रॉडुलेंट केस है, या किसी एम्प्लॉय के बारे में इंक्वायरी करनी है, या किसी इवेंट के बारे में, किसी जगह, किसी प्रोडक्ट के बारे में। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन में आ रही होती है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो दिस इज इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर में इन्होंने ज्यादा आपको चीजों को नोट करने नहीं कहा है। नंबर 1, ओपनिंग पैराग्राफ जो है वो आप क्या एक्सप्लेन कर देना चाहिए, यानी कि पहला पैराग्राफ जो लेटर का है वो आपकी जनरल बैकग्राउंड बता दे कि आप ये इंक्वायरी कर क्यों रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका ओपनिंग पैराग्राफ है किस बारे में बात करेगा? ठीक है, यानी कि जो भी आप जैसे अब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ तो मैं अब उस लेटर में पहले पैराग्राफ में ये बताऊंगी कि मैं ये इन्वेस्टिगेशन करी क्यों रही हूँ, इसका पर्पस क्या है। तो वो बैकग्राउंड बताऊंगी कि भाई हमारे बैंक में ब्रांच में इतने पैसों का फ्रॉड हुआ है, ये पैसे जो हैं वो हमारे स्टेटमेंट में क्लियर नहीं हो रहे हैं, या ये इश्यूज है वो इश्यूज है, और उसके बाद उसकी डिटेल्स देने के बाद मैं बताऊँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि दैट्स व्हाई आई एम इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है। और उसके फौरन ही बाद बॉडी पैराग्राफ में प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द इंक्वायरी एंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन लॉजिकल ऑर्डर। ये ओपनिंग है। बॉडी पैराग्राफ में आप लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस डालेंगे, लेकिन किसमें? लॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? यानी कि जो चीज पहले आपको पूछनी चाहिए या जो चीज पहले हुई वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद जो रेलेवेंट लोग थे उस वक्त उनके बारे में, टाइम, डेट, ये सारी चीजें जब आप लॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे डाल देंगे तो इसका मतलब ये है, सॉरी, तो इसका मतलब ये है कि आपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अपने प्रॉपरली मेंशन कर दिए। और इसके बाद ही आपका क्लोज जो होगा वो होगा शुड कंटेन द कॉल टू एक्शन, स्टेट क्लियरली। कॉल टू एक्शन का एंड कैसा होता है? क्लोज जो है वो आपका उन्होंने लिखा है, एक फ्रेज दिया है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे कि योर इमीडिएट रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है, योर इमीडिएट फॉलो अप इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इमीडिएटली, क्या इमीडिएट? हाँ, इस तरह के जो आप होते हैं ना, यानी कि फॉर एग्जांपल बिल्कुल आपको इमीडिएट रिस्पांस चाहिए या अर्जेंट रिस्पॉन्सेस चाहिए, तो वो होते हैं कॉल टू एक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली जब कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है या किसी किस्म का बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है, जो कॉन्फ्लिक्ट है आपके काम में, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स किसी किस्म की रुकावट, किसी किस्म का प्रॉब्लम, कोई बहुत डिस्टर्बेंस,
तो उस तरह की चीज को सॉल्व करने के लिए आपको कॉल टू एक्शन ही देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो सॉल्व हो और आपका काम दोबारा स्मूथली चले। तो लॉजिकल क्वेश्चंस लिखें, यानी कि आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आप सवाल करते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन में जो आपके सवाल होने चाहिए वो लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। पहला सवाल क्या होना चाहिए, अगर एक बैंक में फॉर एग्जांपल आप जो है अपने बैंक से कुछ पैसों के घपले का कोई केस ड्रॉ बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप वो लिखना चाह रहे हैं हेड ऑफिस को कि भाई हमारी ब्रांच में इस तरह का इशू आ रहा है, ठीक है, तो आप उसके लिए जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? बैंक स्टेटमेंट पहला क्वेश्चन। बैंक स्टेटमेंट एक चीज है, ठीक है, पहला क्वेश्चन लॉजिकल ऑर्डर में क्या होना चाहिए? डायरेक्ट सब सीआरडी बन गए हैं। पहला क्वेश्चन एक ऑर्डर में क्या आना चाहिए? ये तो कोई औरतों वाला सवाल था, कर क्या रहा था वो उस वक्त? ऐसे नहीं होती है एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। आपको पहले ये बताना होगा कि व्हाट वाज द टाइम ऑफ द डे, ठीक है, ये काम किस टाइम हुआ, फिर आपको पता चलेगा कि क्या ये लंच ब्रेक में हो रहा है, क्या ये अर्ली मॉर्निंग आवर्स में हो रहा है, या ये आफ्टर लंच ब्रेक हो रहा है। तो आप इस तरीके से आपको चीजों का अंदाजा होगा। देखिए हमेशा इन्वेस्टिगेशन में लॉजिकल एनालिसिस, चीजों के एनालाइज किया जाता है। एक और बात आज समझाती हूँ, जिंदगी में अजम्पशंस को निकाल के एनालिसिस पे आइए, ठीक है, वो आपके लिए फायदेमंद है। जितना आप बैठ के अंदाजे लगाएंगे ना लोगों के बारे में, उतना आप वो कहलाएंगे, राइट? सो प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज अजम्पशन की स्पेलिंग क्या होती है? किसी को पता है अजम्पशन की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, तो फर्स्ट 3 लेटर्स क्या है, क्या मतलब? तो you will become that, right? You'll become that if you assume too much about others, ठीक है? If somebody doesn't come to the class, usually हम कहते हैं अरे सोया पड़ा होगा। ऑनलाइन क्लास में बहुत से लोग जवाब नहीं दे रहे होते। अगर मैं हर बच्चे के लिए क्या छोड़ दूं, हाँ ये तो सो रहे होंगे, तो खा रहे होंगे, तो ये these are my assumptions। मे बी किसी का इंटरनेट स्लो है, उसको मेरी आवाज लेट पहुंची इसलिए उसका रिप्लाई टाइम पे नहीं आया। Maybe somebody is sitting in that scenario जहां पर उसको टाइपिंग में जल्दी जल्दी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, because they are not allowed to speak, right? So there are lot of other things जो logically हम पॉजिटिवली चीजों पे अटैच कर सकते हैं, बट वी डोंट डू दैट। हम क्या कर रहे होते हैं, हम सिर्फ assumptions लगा रहे होते हैं। हाँ नहीं आया, देखो क्यों नहीं आया, उसको तो जाना ही नहीं था, उसका मूड नहीं होगा, ठीक है। कोई भी चीज आप देखें, अब तो assumptions हमारे उसमें आ गए हैं, डेली हैबिचुअल रूटीन है ये हमारी। हम किसी भी चीज के लिए, जो चीज हमारे पसंद की नहीं हो रही होती, या जो चीज हमारे मुताबिक नहीं होती, या सोच के मुताबिक नहीं होती, हम फौरन उस पर एक assumption थोप देते हैं। तो वी आर बेसिकली व्हाट, नो डोंट से दैट, ठीक है। सो डोंट बी दैट, ट्राई टू इवैल्यूएट, ठीक है। तुम लोग तो स्पेलिंग में वीक हो, इसलिए तुम लोगों को समझ में आ गया ना समझ, डोंट अज्यूम, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही थी, राइट। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रही थी, लॉजिकल में आप सबसे पहले टाइम ऑफ द डे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको पता चल जाए अब आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछने हैं। सो फॉर एग्जांपल इट्स अर्ली मॉर्निंग आवर्स, ओके, हाउ मेनी स्टाफ मेंबर्स वर प्रेजेंट दैट डे, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। पता हो जाएगा कि भाई ये लोग आए थे। अच्छा, कैन यू प्लीज send me the names of the staff members, those who were present on that day of the fraud, ठीक है, और that day of the robbery or whatever, ठीक है। फिर आप इस तरीके से करते करते आप खुद समझ जाएंगे कि आपको किस ऑर्डर में क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना है और बॉडी पैराग्राफ में लिखना है। आप समझ आ रहा है? ये होते हैं क्वेश्चंस। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी लेटर है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस पे ही बेस्ड करेगा। ये कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि आप इसमें अंदाजन कोई बात करें, ठीक है। सो इंक्वायरी लेटर की एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। इंक्वायरी लेटर इन्होंने यहाँ किस तरह की एग्जाम्पल दी है, सब्जेक्ट देख लें खाली, रिक्वेस्ट फॉर अपडेट ऑन सबमिटेड सीवी, यानी कि मैंने आपकी कंपनी में एक सीवी डाली क्योंकि जॉब आई थी, आपने मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं 1 हफ्ते वेट करूंगी, फिर मैं आपसे इंक्वायर करूंगी कि भाई मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, सो आई नीड अ रिस्पॉन्स। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इन्वेस्टिगेट या क्वेरी, क्वेरी रेज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सीवी सबमिट की, इट्स माय राइट नाउ टू आस्क कि भाई आप मुझे कोई, अगर आपको नहीं भी रखना है जस्ट टेल मी दैट आई एम सॉरी वी डोंट हैव एनी appropriate vacancy for you, we have kept your CV on hold, wherever there will be another set of vacancies arrive, we'll inform you or we'll let you know। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स। और आपको पता है इंटरनेशनली ये चीज है, हमारे यहाँ अनएथिकली ये काम हो रहा है, बड़े से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपको
रिस्पॉन्स नहीं देती। वो आपकी सीवी रखते हैं, वो आपको अक्सर बड़ी जो इंस्टीट्यूट्स और बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको ये भी एक्नॉलेजमेंट भी नहीं देते हैं। एक्नॉलेजमेंट आपका एथिकल राइट भी है आपको मिलना, और उनके ऊपर फर्ज है, यानी कि इट्स इम्पेरेटिव ऑन द कंपनी टू रिप्लाई यू एज एन एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है एक वर्ड आपको खाली ईमेल पे लिखना होता है, वी हैव रिसीव्ड योर सीवी और वी हैव एक्नॉलेज्ड योर रेज्यूमे। ठीक है, ये क्या है, इसमें 2 मिनट भी नहीं लग रहे हैं, आप इसको किसी भी तरह टाइप करो और लिख दें। ठीक है, और अब इसका भी शॉर्ट फॉर्म आ गया है। अगर आप व्हाट्सएप देखें, व्हाट्सएप पे लोग लिखते हैं ऑफिशियल मैसेजेस। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन भेजी, आपने जैसी वो रिसीव की आप मुझे भेजेंगे नोटेड एक्नॉलेजमेंट ही है। इसका मतलब है आपने वो बात पढ़ ली, मुझे पता चल गया। अगर आप खामोशी से ब्लू टिक हो गया और आप बैठे हुए, मैंने देखा ब्लू टिक भी हुआ, कोई जवाब नहीं आया, तो ये क्या है, इल मैनर्ड, दिस इज अनएथिकल, ये एटिकेट्स के खिलाफ है। क्या आपने किसी के मैसेज पे ब्लू टिक मारा और आप चुप बैठ गए? यूजुअली आप लोग करते हैं नहीं, इसको क्या कहते हैं? नेवर। नोटेड इज द कट ऑफ द कन्वर्सेशन। आपको पता है इसका मतलब है आपने सुन ली और आपने मुझे जवाब दे दिया। बात लंबी होती है जब क्लोजर नहीं आता है। आपको पता है जितनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन होती है वो क्लोजर डिपेंडेंट होती है। अगर क्लोजर नहीं आया है तो अनएथिकल है। पर्सनली तो तुम लोग क्लोजर कभी नहीं देते हो जिंदगी में, अपना किसी को गोस्ट कर देते हो, नहीं पसंद गोस्ट, नहीं पसंद गोस्ट, राइट, विच इज completely unethical. You are actually destroying your personality and impression on others. ठीक है, और आप लोगों को लग रहा होता है ओह मैं तो बहुत कूल काम किया, नहीं पसंद था बस छोड़ दिया। नो, you are creating your negative impression in society. समझ में आ रही है? तो इस वजह से कभी भी ऑफिशियल मैसेजेस में आप गोस्ट नहीं कर सकते। या आपके ऊपर इम्पेरेटिव है कि आप एक ना एक नोटेड या एक्नॉलेज्ड का रिप्लाई दें। ठीक है, तो इंक्वायरी में जब इस तरह की ये क्वेरी की ही इसलिए गई है कि किसी कंपनी ने उन बेचारों को गोस्ट किया था, तो उन्होंने इंक्वायरी की है कि भाई प्लीज आप ये बता दें कि मैंने एक सीवी भेजी थी फॉर दिस पोजीशन और ऐसे ऐसे टाइम पे जो आपका ऐड देख के मैंने भेजी थी, मुझे आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया था लेकिन डेट और टाइम नहीं मेंशन किया है। अब मुझे कहीं ट्रैवल करना है, सो काइंडली मेंशन द डेट एंड टाइम, अदरवाइज आई वोंट बी अवेलेबल व्हेन यू विल कॉल मी। सिंपल सी बात है ना। कम से कम इस बंदे में इतनी एथिकल नॉर्म्स और वैल्यूज हैं कि उसने ये बात पहले से बता दी कि भाई मुझे ट्रैवल करना है तो मैं नहीं अवेलेबल होऊंगा नेक्स्ट वीक, तो आप जो भी है आप मुझे अभी बताएं। इसके बाद भी अगर कंपनी में है तो कंपनी वाज फ्रॉड, हॉक्स, राइट। तो ये आप समझ सकते हैं। दे आर कंसर्न, बाय टू हुम इट मे कंसर्न का शॉर्ट है कंसर्न, एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए उन्होंने किसको भेजा है, टीम मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स। अब उनको पता ही नहीं टीम मैनेजर है कौन, ह्यूमन रिसोर्स को इसलिए भेजा क्योंकि ये सीवी का मामला है, सीवी हमेशा एचआर में जाती है। ठीक है, यहाँ तक अगर बात समझ आ गई है, सो आई एम नॉट गोइंग टू बर्डनाइज यू विद ऑल टाइप्स ऑफ लेटर्स। आज आपके लिए 2 लेटर्स बहुत हैं। ठीक है, सो प्लीज इनके एग्जाम्पल्स को जरूर पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि चीजों को समझें, और फिर हम फॉलो अप और बाकी के लेटर्स बाद में पढ़ेंगे। राइट, थैंक यू।